लो अस्सलाम वालेकुम। तारुफ के कोई मोहताज नहीं, जग घूमया तारे जैसा ना कोई। अमेरिका, रूस, मलेशिया, बट मेड इन पाकिस्तान। दुनिया घूम के हर पॉडकास्ट पे जाकर वापस घर आ चुके हैं। टीपी के माउंट रशमोर पे, जिनकी शक्ल है। ये आपको आज कंफ्यूज करने आए हैं कि दूर से आपको लगे कि फौजी आ रहे हैं, लेकिन ये जो बातें करेंगे वो अलग होंगी। रफीउल्लाह काकड़ एक नई लुक में हमारे साथ, कैसे हैं जरा? जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू शहजाद। इट्स ग्रेट टू बी बैक ऑन द पॉडकास्ट। नो नो, थैंक यू सर। आप ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये एफसी लुक आपने अपनाई है। जी देखिए, मैंने कहा ये वैसी हालिया पाकिस्तान इंडिया जंग के बाद जो है पूरा मुल्क ही अब इस डायरेक्शन में चल पड़ा है। हमने कहा चले हम भी मूंछें रख के कम से कम हाँ। ये सॉलिडारिटी रख लें। व्हेन यू कांट बीट देम जॉइन देम। जी। सर, कल परसों 2-3 रातें हो गई है। काबुल में एयर स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद जो है पीटीआई ने चीफ मिनिस्टर भी बदल दिया। अब फिर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, हमारा एक ग्रुप है उसमें भी बड़े धुआंधार डिस्कशन हुए। एक दो तो एयर स्ट्राइक्स भी चल गई ग्रुप में हमारे। तो हमने सोचा कि भाई ये तो बहुत कुछ हो रहा है, तो आपसे जाने, बलूचिस्तान के बारे में तो बहुत जाना है। आज जरा थोड़ा नॉर्थ चलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान बॉर्डर। तो सर, पहले आप किस तरह देखते हैं ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं? एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, या कोई इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? जी देखें, मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट मुझे तो नहीं लगता कोई से ज़्यादा फर्क पड़ना है। जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, अलबत्ता आई थिंक अगर ये बात दुरुस्त है कि हमने काबुल में भी एयर स्ट्राइक्स किए, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और इसका जाहिरी बात है पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के लिए, और साथ में पाकिस्तान का जो दीगर हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुक है, ख़ास तौर पर जो एक पिछले 20-30 साल में इंटरनेशनल लॉ में जो हॉट परसूट का एक कॉन्सेप्ट है, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की परसूट में जो एक्शंस है, तो ये उसके हिसाब से पाकिस्तान की जो अपनी पोजीशन है विजा विज इंडिया और इवन विजा विज द यूएस, ये एक तरह से उसकी वायलेशन है। सो आई थिंक उस हवाले से ये बड़ी एक मेजर चेंज है। पर इसमें थोड़ी ये नहीं ख्यालात आ रहे कि इस वक्त अफगानिस्तान की जो अपनी हुकूमत है, उसका काबुल विंग, कांदाहार विंग, उनकी अपनी जंग चल रही है। फिर एक खदशात आ रहे थे कि आपस में एक दूसरे को मारना ना शुरू कर दें। तो इन टर्म्स ऑफ तालिबान रिएक्शन, आई डोंट सी एन एस्केलेशन। आप बताएं, आप डिसएग्री करते हैं? आपकी क्या राय है? नॉट फ्रॉम नहीं आवर मैं परस्पेक्टिव, फ्रॉम हाउ दे विल रिएक्ट। आई डोंट थिंक दे विल एस्केलेट। मैं नहीं समझता कि वो शायद इसमें भी एस्केलेट करे। और ना ही मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त बड़ा कोई रिस्क है। आई थिंक उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो लिमिटेड है, तो वो कोई इतने बड़ी एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएगा। जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो और तरह से पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ वो खराब हो सकते हैं। वो इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आई थिंक, मेरी अपनी असेसमेंट ये है, मेरे मुंह में खाक में गलत साबित हो जाऊं, मुझे लगता है कि मोदी जी जो है वो एक और लड़ाई की ताक में बैठे हैं। और आई थिंक जब भी नेक्स्ट जनरल इलेक्शन हो सकता है उसके अराउंड कोई और पाकिस्तान इंडिया जंग के प्रोस्पेक्ट्स विद मोदी जी इन पावर आर ऑलवेज अराउंड द कॉर्नर, उसकी जो पॉसिबिलिटी है। सो इन इसमें भी, हालात, या जी सॉरी आप, नहीं नहीं, गो ऑन, मुझे तो लगा आप मैं कह रहा कहोगे। हूँ इन ऐसे रीजनल जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में अ, ऐसे ऐसे हालात में मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही गैर दानिशमंदाना कदम है कि आप वेस्टर्न नेबर को भी, जस्ट बिकॉज आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज उनसे बेहतर है, आप ऐसे एरोगेंस में जाके काबुल पे अटैक्स करें। तो कल फिर ऐसे हालात आ सकते हैं खुदा ना खास्ता जिसमें आपको टू फ्रंट पे इंगेज ना होना पड़े, और एक तरह से इन प्लेस लाइक बलूचिस्तान इंटरनली आप ऑलरेडी इंगेज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव आई थिंक ये कोई अच्छा कदम नहीं था। और मैं समझता हूँ बहुत सारी इसमें हमारी प्राइमरली हमारी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और मैं समझता हूँ उनको समझना और उनसे सबक सीखना बहुत ज़रूरी है, बजाय ये कि हम एक्सटर्नलाइज करें सारे प्रॉब्लम। इसमें मोसाद जब करती है तो वो
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, हमारे में सटलिटी नहीं थी। तो मे बी द वे वी डिड इट वो बहुत ही एक डायरेक्ट था। इवन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एग्जैक्ट इन अल्फाजों में डीजी एस्पर ने बोला कि हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं। ही सॉर्ट ऑफ केप्ट अलूडिंग टू द फैक्ट कि इनके हाइड आउट्स हैं। बट इन जनरल जो आप बात कर रहे हैं, वो बीएलए हो गया, वो टीएटीपी हो गया। अगर हमें पता है कि हमारा बॉर्डर पोरस है, हमें पता है कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, ना वो पूरा हम पेट्रोल कर सकते हैं, ना वो पूरा हम फेंस कर सकते हैं, आना जाना रहता है उसमें से। और टीटीपी और बीएलए आती है, टेररिज्म करती है, उनको खुला सपोर्ट मिलता है, उनको अपने भाई बोलते हैं, उनको हाइड आउट देते हैं, वेपन्स देते हैं। और हमारे फौजी जवान बॉर्डर पे रोज मर रहे होते हैं। तो क्या करें? आई मीन, यू हैव टू डू समथिंग, राइट? जी देखें, मैं समझता हूँ पहले जो आपने बातें की, बहुत बहुत लोडेड बातें हैं इसमें। मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि ये प्राइमरीली हमारी अपनी पॉलिसियों का नतीजा है, और हमें मेरे ख्याल से वो समझना है कि हम यहाँ तक पहुंचे क्यों। और प्राइमरीली फॉर दैट रीजन मैं समझता हूँ कि अभी भी ये जो पॉलिसी, इसकी समझ नहीं है, इसकी कोई एंड गोल नहीं है कि आप कर क्या आ रहे हैं और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इन इसको देखते हुए हमें पहले तो शुरू करना चाहिए कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी रही क्या है, और इसने मेरे नाकिस राय में वो अ, कैसे बुरी तरह नाकाम रही है, और कौन उसके जिम्मेदार है। फिर मूविंग फॉरवर्ड हम ये बात कर सकते हैं कि अब क्या होना चाहिए। ठीक है सर, फिर हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ से गुड तालिबान, बैड तालिबान, मुशर्रफ, हमें एक आप हमारे सुनने वालों को भी एक क्विक हिस्ट्री लेसन दे दें। जी मेरे ख्याल से पहले तो आई थिंक पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो रिलेशंस है, अ, उनको ब्रॉडली अगर आप दो फेजेस में देखें, एक तो जो पोस्ट सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान फेज है, और फिर एक उससे पहले का जो पीरियड है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो 1947 से लेके 1978-79 तक का जो अरसा है, इसमें प्राइमरीली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो फेजेस में, उसमें अप्स एंड डाउन आती रही है। और उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे जितनी आज हमें पब्लिक परसेप्शन में बताया जाता है, और बाज औकात यूं इस्टेब्लिश किया जाता है। जितनी 1979 के बाद अफगानिस्तान में हमने जारहाना और मुदाखला, इंटरवेंशन वाली पॉलिसीज अपनाई है, तो हम उसकी जस्टिफिकेशन उस माजी में देते हैं। तो उस माजी को अगर हम देखें, उस पीरियड में पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस प्राइमरली ये दो इश्यूज ज्यादा तौर पर डिफाइन करते रहे हैं। एक उसमें पाकिस्तान ज्यादातर एक इंडिया सेंट्रिक अप्रोच के साथ था, और जो पाकिस्तान की उस वक्त का खौफ था कि दोनों बॉर्डर्स पे आप हॉस्टाइल नेबर ना हो। दूसरा अफगानिस्तान के एंड से वो उस वक्त ड्यूरंड लाइन और पश्तूनिस्तान के इश्यूज थे, जो उनके एंड पे ये दोनों बड़े फैक्टर्स थे जो शेप करते थे। मैं समझता हूँ हमारी जो पाकिस्तान की ये तारीखी कंसर्न है कि अफगानिस्तान ने उस पीरियड में एक जारहाना पॉलिसी अपनाई। वो पार्शली ये बात दुरुस्त है। 1947 से लेके 1963 तक अफगानिस्तान का एक मौकफ जारिहाना रहा है। लेकिन उसमें भी कोई ऐसा वो बड़ी काफी हद तक नैरेटिव की हद तक वो चीजें थी, जिसमें जैसी पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान ने ड्यूरंड लाइन के हवाले से उनके तहफुजात जो ब्रिटिश के साथ उनके एग्रीमेंट्स थे, तो उन्होंने उन पे यूनिलैटरली उनको मअतल किया। और फिर उसके बाद एक पाकिस्तान में जो पश्तून इलाके, उनको अलग करके एक पश्तूनिस्तान स्टेट के लिए वहां से आवाज उठती रही। इस दौरान कोई एक दफा या दो दफा बॉर्डर पे माइनर स्किर्मिशेस हुई है। और ये भी बड़ी बात की जाती है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में यूएन में शायद वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की यूएन में एंट्री की मुखालफत की। लेकिन जो बातें आम पब्लिक नैरेटिव में नहीं बताई जाती वो ये कि अफगानिस्तान ने वो मुखालफत विद इन 2 मंथ्स वापस ले ली। विद इन ईयर पाकिस्तान अफगानिस्तान के सफारती ताल्लुकात इस्टेब्लिश हो गए। इसी पीरियड में फिर 1958 में जो पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट होता है,
सो बाय एंड लार्ज ताल्लुकात रहे, उसमें ये इरिटेंट्स भी रहे। सो इससे मैं उसको निगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि कोई ऑल बिल्कुल ही कोई लड़ाइयां चल रही थी बॉर्डर पे। बट ये दोनों इश्यूज, कोऑपरेशन और ड्यूरेंट लाइन और पश्तूनिस्तान पे पैरेलल में वो चल रहा था। फिर जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी चाहिए या उससे सबक सीखना चाहिए, वो है दो क्रिटिकल ओकेजन, 65 और 1971। 1963 से 1962 से 1973 तक, इस पीरियड को अफगानिस्तान में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की। अफगानिस्तान में चूंकि मॉनर्की थी, तो ये वो पीरियड था जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ बड़े पीसफुल और बड़े ब्रादराना ताल्लुकात प्रमोट करने की कोशिश की। और बेसिकली अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में ये जो तलखी आई है, उनको अगर आप मुख्तसर कर ले, वो तकरीबन सरदार मोहम्मद दाऊद के कोई बनते हैं 13 साल। 1952 से 62 तक वो वजीर आजम थे अंडर द मोनार्क। और फिर 73 से 75 तक ये 2 साल या 3 साल ये और 10 साल वो, ये टोटल कोई 13-14 साल बनते हैं। उसके अलावा जो है आ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाय एंड लार्ज ताल्लुकात अच्छे रहे, जिसकी मैं ये इंपॉर्टेंट मिसाल देना चाहता हूं कि 65 की जंग में, जबकि अफगानिस्तान में उस वक्त देर वर सर्टन फ्रिंज एलिमेंट्स जिनकी ख्वाहिश ये थी, इंक्लूडिंग द सोवियत्स, के पाकिस्तान इस वक्त इंडिया के साथ जंग में मसरूफ है, उसको दो फ्रंट्स पे इंगेज किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त जो अफगानिस्तान के किंग थे जाहिर शाह, उसने न सिर्फ ये कैसे इनकार, बल्कि उसने खुफिया तौर पर पाकिस्तान की जितनी मदद भी थी वो कर सकते थे वो की, और पाकिस्तान को कहा कि आप अपने वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से फिक्र ना करें, अपने ईस्टर्न बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करें। यही रिपीट होता है 71 के जंग में। और बोथ आफ्टर 1965 एंड 1971 वॉर, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक थैंक यू विजिट किया अफगानिस्तान को। भुट्टो साहब का चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पहला फॉरेन विजिट अफगानिस्तान का था जिसमें वो शुक्रिया अदा करने गए। सो इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो पाकिस्तानी पब्लिक नैरेटिव है, उसमें ये किसी बात का जिक्र ही नहीं है। और हम जो हमारी जारहाना पॉलिसी है, उनको ये 13-14 साल की एक इन्फ्लेटेड या उस वर्जन पे हम वो पॉलिसी डिफाइन करते रहते हैं और पब्लिकली उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। फिर 73 में अफगानिस्तान में एक कू आता है, सरदार दाऊद जो है उस वक्त के जो मोनार्क है उनके खिलाफ कूदता करते हैं, और उसमें अ, सरदार दाऊद फिर उनकी जो अफगानिस्तान में रिटर्न टू पावर कोइंसाइड कर गई पाकिस्तान में भुट्टो साहब का जो पश्तून बलूच कौम परस्तों के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन था और पॉलिटिकल एक विक्टिमाइजेशन थी। तो सरदार दाऊद ने फिर पश्तूनिस्तान की इशू को उठाया, और एक तरह से जो इधर बलोच उनसे उनको या पश्तून उनको मार्जिनल कुछ सपोर्ट भी देते थे। लेकिन विद इन 2-3 ईयर्स, ये अगेन वो पार्ट है जिसको हम नहीं चूंकि भुट्टो साहब ने जवाब में जो उनके सियासी अपोनेंट्स थे, ये जो मुजाहिदीन थे सो कॉल्ड बाद में, ये इस्लामी, ये भुट्टो साहब के दौर में हमने शुरू किया। भुट्टो साहब ने उस वक्त जनरल, ये क्या कहते हैं, नसीरुल्लाह बाबर को ये टास्क दिया, बुरहानुद्दीन रब्बानी, मसूद गुलबदीन हिकमतयार, इन सबको पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट दाऊद। और विद इन 2-3 ईयर्स से दाऊद को ये एहसास हुआ कि ये तो अगर मैं कर सकता हूं तो ये भी कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज के 1975 के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात दोबारा ठीक हो जाते हैं। दाऊद, सरदार दाऊद पाकिस्तान का दौरा करते हैं, भुट्टो काबुल का दौरा करते हैं, और 1976 में दे और ऑलमोस्ट नियर टू साइनिंग एन एग्रीमेंट जिसमें अफगानिस्तान वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड द ड्यूरेंट लाइन, और इन रिटर्न पाकिस्तान उस वक्त जो पश्तून बलूच कौम परस्तों के खिलाफ सियासी और मिलिट्री कार्रवाइयाँ थी वो रोक देता, और कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें रीजनल या प्रोविंशियल अटोनमी के अश्योरेंसेस देता। अनफॉर्चुनेटली विद इन अ ईयर उधर दाऊद के खिलाफ सौर रेवोल्यूशन आया, और इधर भुट्टो साहब के खिलाफ मिलिट्री कू आया। तो तो ये पहला फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज भी जितनी जस्टिफिकेशंस है पाकिस्तान की जारहाना पॉलिसी के हवाले से, वो इस पीरियड से निकाली जाती है। तो मैं समझता हूं कि ये जरूरी है कि हम थोड़ा इसको प्रॉब्लमेटाइज करें कि ये जिस तरह बताया जाता है उस तरह की ये सारी बात थी नहीं, लेकिन यस, मेजर इरिटेंट्स थे। फिर हम आते हैं जो सोवियत जब अफगानिस्तान में आते हैं, सौर इनकलाब आता है, और उसके बाद
आई थिंक उसमें बहुत सारी बातें हैं जिनको बहुत बात की जा सकती। पाकिस्तानी अक्सर, हमारे वजीर दिफा ने भी कहा है कि हम अमेरिका की जंग लड़े हैं, फलां की जंग लड़े। सच्ची बात यह, हमने किसी की जंग नहीं लड़ी। जब अमेरिका की इधर कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, तब भी हमने इधर मुजाहिदीन की वो शुरू कर दी थी। हम अपने मफादात के लिए लड़ रहे थे। हम कोई बच्चे नहीं थे कि किसी के कहने पे हम ये सब कर रहे थे। यस, हमारे और अमेरिका के इंटरेस्ट को इंसाइड कर गए। लेकिन उस वक्त वो दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान में चूंकि जनरल जिया की अपनी एम्बिशंस थी, उनको डोमेस्टिक लेजिटिमेसी चाहिए थी, उनको फॉरेन सपोर्ट चाहिए था। ये वार्म वाटर थ्योरी आपने बड़ी सुनी होगी जी कि जी सोवियत्स को कराची तक, पाकिस्तान के वो गर्म पानी तक जो एक्सेस चाहिए, ये वो। और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का रोल जस्टिफाई किया गया, जबकि अब डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आए हैं। और बल्कि उस वक्त के जो जिमी कार्टर के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बंजिंस्की थे, उनका तो एक मशहूर 1998 का इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि वी वी वांटेड टू गिव द सोवियट्स देयर वियतनाम, और दिस अफगान वी ल्यूड देम इनटू अफगानिस्तान। दिस वाज अ ट्रैप फॉर देम। तो और किस तरह से ये जो सारी बातें अमेरिका ने, सीआईए ने उस वक्त ऐसी परसेप्शन बनाई कि पोलिट ब्यूरो को इस नतीजे पे पहुंचाया कि भाई अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल गया, अगर आप उधर मिलिट्री प्रेजेंस नहीं इंश्योर करेंगे, यू हैव लॉस्ट इट। जबकि रियलिटी में ऐसा है कि देवर वेरी रिलक्टेंट। जो सौर इंकलाब 78 में आता है, नूर मोहम्मद तरकई पहले उनके इंकलाब के वो थे। 1 डेढ़ साल तक नूर मोहम्मद तरकई उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि आप आके ये इनकलाबी रेजीम को प्रोटेक्ट करें, हम अकेले नहीं कर सकते। द सोवियत्स वर रिलक्टेंट, वो नहीं आए। ये तो सिर्फ तब आए जब तरक्की के खिलाफ इंकलाब आया, और उस वक्त हफीजुल अमीन थे, वो आए। हफीजुल अमीन ने कोशिश की कि अमेरिका और सबके साथ जरा ताल्लुकात बराबर करें। तो सीआईए ने उस दौरान रशिया को, ऐसी सोवियत यूनियन को ये इंप्रेशन क्रिएट किया कि अफगानिस्तान आपके स्फेयर से बाहर जा रहा है, सो दे ल्यूर्ड देम इनटू अफगानिस्तान। तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से बाकी फिर मुजाहिदीन को जो हमारी सपोर्ट, और अमेरिका, सऊदीज, मदरसा, दैट इज़ टू वेल नोन अ हिस्ट्री, जिस पे मैं समझता हूँ ज़्यादा बात करने की कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मेरे ख्याल से हमें आना चाहिए फिर 90s और 2000s में कि हमने क्या किया है। सो 1990s तक तो चलें, हम समझते हैं कि यार ये ब्रेजेंस्की, ये सारी बातें तो आज विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट हमें पता है। उस वक्त एक नैरोली डिफाइंड नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक थ्रेट था कि जी सोवियत जो है वो वार्म वाटर तक एक्सेस चाहते हुए इधर पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी को खतरे में डाल सकते हैं। जो मैं समझता हूं जो हमारी सबसे बड़ी नाकामी रही है वो उस दौरान तो, हमने ये उसके बाद जो हमने हरकतें की है वो ये कि, और यही मैं समझता हूं जो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी की पिछले 3 दहाइयों की सबसे बड़ी नाकामी है। सो 70s में हमने चूंकि अमेरिका के साथ मिलके जो कम्युनिस्ट अफगान नेशनल्स थे, उनकी मुखालफत में मुजाहिदीन को, अफगान इस्लामिस्ट को सपोर्ट किया। तो चले, हम ये कह सकते हैं कि चले अफगान इस्लामिस्ट की तो हमने हमदर्दियां हासिल की और हमारे दोस्त और हमारे एक फ्रेंडली वो थे। 1990s में हमने क्या किया, हमने 4 साल गुलबदीन हिकमतयार, फिर उन मुजाहिदीन में से एक को फेवरेट कर लिया जो कि गुलबदीन हिकमतयार था। और उस दौरान अफगान स्टेट को कोलैप्स करने में, अमंग अदर फैक्टर्स, आई थिंक हमारा जो गुलबदीन हिकमतयार को जबरदस्ती पावर में लाने की स्ट्रैटेजी थी, उसने बड़ा नुकसान किया। और मैं समझता हूं किसी भी मुल्क के लिए, अगर एक स्टेट आपके बगल में, हमसाया मुल्क में कोलैप्स हो जाता है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके लिए भी होते हैं। आप एक ऐसी वैक्यूम में, वो फिर चीजें नहीं होती। यही गलती हमने 2020-21 में की, यही हमने अर्ली 1990s में की। फिर जब गुलबदीन को हमने सपोर्ट किया, तो अब आप जरा गिनते जाएं, अफगान नेशनलिस्ट और अफगान कम्युनिस्ट तो पहले ही आपके दुश्मन, आपसे नाराज। मुजाहिदीन आपके साथ थे। फ्रॉम जेनेवा एग्रीमेंट टू 1994, आपने बाकी मुजाहिदीन में से सिर्फ गुलबदीन के सर पे दस्ते शफकत रखा। तो जो बाकी मुजाहिदीन के ग्रुप से 7 ग्रुप्स थे, वो भी आपसे नाराज। तो अब रह गया गुलबदीन इकमतियार। 1994 में आपकी गुलबदीन से उम्मीदें जो है वो खत्म हो गई। आपने तालिबान के सर पे दस्ते शफकत रखा। तालिबान उस कियोस में से उठे, लेकिन फिर उनको हमने सपोर्ट किया। बाई 2000 अफगानिस्तान में
आपके सारे जो पिछले दोस्त थे वो दोस्त नहीं रहे। तालिबान आपके सो कॉल्ड दोस्त हैं। फिर 9/11 के बाद आपने तालिबान को भी डिच किया। आपने अमेरिका को अड्डे दिए। आपने तालिबान की रेजीम गिराने में अमेरिका के फ्रंट लाइन इत्तेहादी का किरदार अदा किया। और चलें, तो तालिबान भी आपके दोस्त ना रहे क्योंकि आपने उनके साथ भी दोस्ती नहीं निभाई। फिर पोस्ट 9/11 जो अफगान पॉलिसी है, 1990s और पोस्ट 9/11 अफगान पॉलिसी में हमने क्या किया, हमने बेसिकली फिर ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का वो जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट था, उनको लगा कि चूंकि अफगान स्टेट कोलैप्स हो गया है तो इसको हम अपना एक पांचवें सूबे के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मिलिट्री कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली चूंकि नैरो, इसकी जो विड्थ है वो नैरो स्ट्रिप है, सो इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया वी कैन इवन रिट्रीट टू अफगानिस्तान और वहां से फिर हम कम बैक कर सकते हैं। तो ये इट गिव्स अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। तो फिर अगले 1990s ऑनवर्ड फिर हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के परसूट में अफगानिस्तान में हर तरह की जारहाना पॉलिसी अपनाई। 2000 के डेकेड में फिर 2020 तक, ये 20 साल हम ये दोगला पॉलिसी फिर चलाते रहे कि ऑफिशियली वी वर अ फ्रंट लाइन अलाई इन द वॉर ऑन टेरर, और खुफिया तौर पर हम तालिबान को सपोर्ट करते थे, उनको सेंचुरीज देते थे। और 20 साल हम प्लॉजिबल डिनाबिलिटी कहते रहे। फिर हम इतने नॉन सोफिस्टिकेटेड भी है, बल्कि शोखे शोखे कि जिस दिन फिर काबुल का फॉल हुआ, अगले दिन फिर हम शोखियां भी मार रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, हम ट्वीटें कर रहे हैं कि ताकतें तुम्हारी पता नहीं क्या हमारी। हम्म। और घड़ियां अ, तुम्हारी, वक्त हमारा। हाँ, गुलामी की जंजीरें तोड़ हाँ। दी। तो अब इससे, अब आप इसकी यानी कोई लॉजिक देखे, अब मेरे जैसे इस अदना तालिब इल्म ने, मेरी कोई वो नहीं है, बहुत सारे और ने पिछले 15 साल में बारहा लिखा कि खुदारा आपके पास ये मौका है, एक अफगान स्टेट बिल्डिंग हो रही है, यू शुड सपोर्ट जो सिविलियन अफगान हुकूमत है। और जो आपका डोमेस्टिक टेरर का प्रॉब्लम है वो भी इसमें सॉल्व होगा कि आप तालिबान को या वो जो नजरिया है उसको सपोर्ट ना करें। और ये जो गुड एंड बैड तालिबान की डिस्टिंक्शन है, ये अफगानिस्तान की खातिर नहीं, फॉर योर ओन सेक इसको ना करें। उस पे उस वक्त तो डिनाइल था और पाकिस्तान प्रॉपर पूरा इस पॉलिसी के साथ था, और हम जैसे लोगों को गद्दारी या उसके फतवे भी दिए जाते थे। हम्म। आज एग्जैक्ट जो हर वो हमने प्रिडिक्ट की थी, पेशंगोई की थी इन हालात की, आज वही हुआ है कि तालिबान इक्तदार में भी आ गए हैं। आपके सारे जो झूठी बातें थी, आपने कहा था, आप कहते थे कि बलूचिस्तान और टीटीपी को इंडिया सपोर्ट करता है यूजिंग जो इंडियन एम्बेसीज इन अफगानिस्तान, और करजई और अशरफ गनी उनको फैसिलिटेट करते हैं। आपको ये पता है कि 2010 तक तो हमारा ऑफिशियल एम ये था, अफगान पॉलिसी का एक गोल ये था, टू हैव अ फ्रेंडली रेजीम इन अफगानिस्तान, यानी हमारी मर्जी की हुकूमत है। अरे भाई, फ्रेंडली रेजीम कैसे आ सकती है? फ्रेंडली ताल्लुकात डेवलप करे, व्हाट हु एवर इज इन पावर। ये कियानी के बाद 2011 के बाद हमने कम से कम नैरेटिव में ये शिफ्ट लाया कि हमने कहा कि बजाय हैविंग अ फ्रेंडली रेजीम इन अफगानिस्तान, वी विल ट्राई टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस विद हु एवर इज इन पावर इन अफगानिस्तान। लेकिन इफेक्टिवली इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तालिबान को सपोर्ट ही करते रहे। और अब वो सारी हमारी बातें, अब तो इंडिया नहीं है, तो टीटीपी आपका, टीटीपी की रिसर्जेंस, बलूचिस्तान की रिसर्जेंस, तो इसका मतलब पुरानी बातें आपकी सारी फ्लॉड उस पे बेस्ड थी, गलत असेसमेंट्स पे बेस्ड थी। और इंडिया के ना होने के बावजूद आपके मसाइल वही के वही। और अब कुछ सोल सर्चिंग की बजाय, कुछ इंट्रोस्पेक्शन की बजाय, कुछ शर्म खाने की बजाय, कुछ एहतसाब करने की बजाय कि 20-30 साल जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई, डिफेंड की, वही लोग आज धड़ल्ले से इस पॉलिसी की जो फेलियर है वो अफगान नमक हरामी या अफगानों को गालियां देके उस पर खत्म करते हैं। और नॉट इवन अ क्वेश्चन आस्क्ड इंटरनली कि भाई आप लोग थे जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, आप लोग थे जिन्होंने इसको डिफेंड किया, आपको तो हम कहते रहे कि ऐसा ना करें। और आज आपका यही तालिबान, वो आपके फ्रॉम फ्रॉम द स्टेट्स पर्सपेक्टिव आपका लास्ट लाइन है अफगानिस्तान में। उनको भी अब आप इस तरह पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके अ, आप क्या चाहते हैं? अफगानिस्तान में तो आपका जीरो सपोर्ट होगा, और कल खुदा ना खास्ता आप फंस जाते हैं। आज आप ताकतवर है, ये हालात तो बदलते रहते हैं। तो फिर
उस वक्त आप अपने लिए क्या क्या ऑप्शंस छोड़ रहे हैं अपने हमसायों के लिए? सो सॉरी बट दिस वाज एन इम्पोर्टेंट क्विक ओवरव्यू। सर आपकी सारी बातें ठीक है, हम सारी बातें मान लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी, एपिक फेलियर। अच्छा जी, अमेरिका से मिलकर अमेरिका को हरा देंगे, जनरल हमीद गुल ने जो बातें की, एपिक फेलियर। गुड तालिबान बैड तालिबान, एपिक फेलियर। हकानी नेटवर्क, एपिक फेलियर। सरीना में चाय पीना, एपिक फेलियर। वहाँ इफ नॉट डायरेक्ट एटलीस्ट एक टैसिट एक्नॉलेजमेंट तो है कि वो एक फेल्ड पॉलिसी थी। वो सारी इमरान खान के जुमरे में डाल दी, जो कि गलत बात है कि एक फर्द वाहिद तो नहीं बना रहा था, बट एक एक्नॉलेजमेंट पब्लिक तो है कि फेल्ड पॉलिसी है। सारी बातें हमने मान ली। अब क्या करें? अब तो ये सब कर चुके हैं ना आप, 70 साल अंडू तो नहीं कर सकते। अब एक टीटीपी एग्जिस्ट करती है जिसको आपने रिहैबिलिटेट भी कर दिया, वेपन के साथ भी आने दिया, शहरों में भी आने दिया। अब वो घुस घुस के मार रही है, पुलिस एकेडमीज में भी मार रही है, बॉम्ब भी फाड़ रही है, बॉर्डर पे भी मार रही है। अब करना क्या है उनका? हम वी कांट जस्ट गो एंड बी लाइक सॉरी, हमने पिछले 70 साल गलतियां की हैं। जो सामने मार रहा है गोली, उसको गोली भी तो मारनी है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं स्टार्ट यहां से करूंगा कि अब हमने ये समझना है कि माजी की ये गलतियां हुई क्यों। अगर मेरे जैसे एक अदना तालिब इल्म को 15 साल पहले ये बातें समझ आ रही थी, तो ये रियासती स्ट्रक्चर को जरा देखना होगा कि उधर क्यों ये आवाज नहीं जा रही थी, ये सिग्नल नहीं जा रहे थे। तो वो ये परसिस्टेंट रिपीटेड फेलियर्स इसलिए हुए। नंबर वन, कि आपकी खारजा पॉलिसी में, खास तौर पर इंडिया और अफगान पॉलिसी में, देर इज ऑलमोस्ट नो सिविलियन इनपुट। ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बनाती है, और सिविलियन हुएवर इज इन पावर, ये पीटीआई या किसी एक पे सिर्फ इल्जाम डालना वो मुनासिब नहीं है। हुएवर इज इन पावर, वो उनके माउथ पीसेस बन जाते हैं। वो आर्टिकुलेट करते हैं उस पॉलिसी को और दिफा करते हैं। और इंटेलिजेंशिया, विद ऑफ कोर्स फ्यू ऑनरेबल एक्सेप्शंस, बाय एंड लार्ज इसी के दिफा में लग जाता है। सो द वेरी फैक्ट के आप इतनी अहम पॉलिसी, उसमें देर इज ऑलमोस्ट नो सिविलियन इनपुट, नो सिविलियन ओवरसाइट। वो जो हर वक्त जो एम्बिशियस जनरल्स आए हैं, उनकी एम्बिशंस पे ये पॉलिसियां बनती रही है, जिसकी वजह से हम ये रिपीटेड फेलियर्स की तरफ गए। सो पहली तो ये बात है, ये एक मेरे नजदीक जो पिछली फेलियर्स का ड्राइवर है, मैं वो आइडेंटिफाई कर रहा हूं। दूसरा, मैं समझता हूं कि पॉलिसीज की दूसरी वजह यह भी है कि जो सबसे ज्यादा मुतासिर होता हो या स्टेक होल्डर हो अहम उस पॉलिसी में, उसका फिर खास तौर पर अमॉन्ग सिविलियंस फिर किसका इनपुट ज्यादा होना चाहिए? जो उससे मुतासिर होता हो। तो मिसाल के तौर पर, अगर पाकिस्तानी हुकूमत कराची में कल मिलिट्री ऑपरेशन करती है, या जिस तरह से माजी में किए हैं, इट इज अनफेयर एंड काउंटर प्रोडक्टिव कि आप कराची में के हवाले से कराची की सिक्योरिटी, कराची की सियासत, कराची के इक्तसाद पे बड़ा फैसला करें, और कराची के असल हकीकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ही ना लें। अपने मर्जी के मनपसंद चंद लोगों को, जो उस आपके प्रोपोज्ड एक्शंस के बेनिफिशियरी होंगे, उनको ही ऑन बोर्ड लेके आप पॉलिसी देंगे, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी। सो एग्जैक्टली दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान पे अगर पिछले 40-50 साल आपको इधर के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जो इसके सबसे बड़े विक्टिम्स हैं, पिछले, पाकिस्तान कहता है ना ग्लोबली हम के वॉर एंड टेरर में 70,000 पाकिस्तानी जाने गई है। सच ये कि ये 70,000 कौन है? 70,000 में से तकरीबन 50,000 तो सिर्फ पश्तून है जिन्होंने ये जाने दी, या 50,000 से ज्यादा। तो आपको खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जो इस पॉलिसी के सबसे बड़े विक्टिम्स हैं, वो रियल स्टेक होल्डर्स है जिनका इसमें इनपुट होना चाहिए। आपको खान अब्दुल वली खान ने जो 80s में प्रिडिक्शंस की, अब ख्वाजा आसिफ से लेके सब कहते हैं कि वो ठीक कहता था। भाई व्हाट्स द पॉइंट? फिर 2000s में ऑलमोस्ट एवरी पार्टी, पश्तू नेशनलिस्ट पार्टी जिस भी स्पेक्ट्रम में हो, उन्होंने इन 3 दहाइयों में आपके इन पॉलिसियों की मुखालफत की, और आपको कहा कि ये ना करे, ये आपको जाके दोबारा आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसने की कीमत फिर, अभी टीटीपी की कीमत कौन अदा कर रहे हैं? पश्तून ही अदा कर रहे हैं, जो जिधर इनकी प्रेजेंस है। तो आपने सिस्टमेटिकली न सिर्फ पश्तून नेशनलिस्ट को ऑप्रेस किया है, उनको क्रश किया है, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग करके आपने सिर्फ आपके फेवरेट पश्तून इस्लामिस्ट्स, उनको आप यूज करते हैं। सो दूसरी अहम बात यह है, और इसी तरह मैं समझता हूं इंडिया पॉलिसी पे आपको सबसे अहम, सबसे क्रिटिकल वो है, वो पंजाब और सिंध के जो स्टेक होल्डर्स है, उनका इनपुट आपको चाहिए होगा। क्योंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, अच्छे होते हैं,
सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी या सबसे ज्यादा कॉस्ट इन्हीं लोगों ने अदा करनी है। तो इस इन दो से सबक सीखते हुए मैं समझता हूं, अलाउ मी टू बी वेरी कैंडिड, जिन रियासती इदारों और लोगों ने 40 साल जो इस इन फेलियर्स के जिम्मेदार है, आई कांट ट्रस्ट देम इवन फॉर अ सेकेंड कि वो अभी भी अफगान पॉलिसी या इंडिया पॉलिसी की कियादत या जिम्मेदारी उनके हाथ में हो। सो सबसे पहले तो ब्रिंग द अफगान पॉलिसी अंडर सिविलियन एंड डेमोक्रेटिक ओवरसाइट। और अगर उसका मतलब है कि आपको डोमेस्टिकली पॉलिटिकली कंसेशंस देने होंगे, आपको रेजीम इंक्लूसिव बनाना होगा, तो कर ले। ऐसा तो नहीं होता कि आप बाहर की लड़ाइयां लड़े और अपना घर आग में हो और आप लोगों को मार रहे हो। बिल्कुल, इफ इट मींस कि आपको पीटीआई के साथ, आपको बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ आपको पॉलिटिकल कंसेशंस देने होंगे, आपको ये जो तमाशा चल रहा है इसको बंद करना होगा, व्हाई नॉट, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। वो करके रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके और सिविलियन उसको सिविलियन ओवरसाइट इंश्योर करके, यस। अब आते हैं कि फिर टेक्निकली क्या हो सकता है उसमें। जी आप। इसमें अगर हाँ, मैं फौज का नुमाइंदा बनकर आज आपके साथ बैठूं, क्योंकि आप तो मुल्क में जरूर। नहीं है, तो हमारे यहाँ तो काली वीगो आ सकती है। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें DGISPR ने बोला कि भाई जो सियासी सारी आपकी पार्टीज हैं, जिसको जो पसंद हो ना पसंद हो, 2014 में जो नेशनल एक्शन प्लान आया उसमें सबकी एग्रीमेंट तो थी। खैबर पख्तूनख्वा, चले बलूचिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत ही वीक है, बट खैबर पख्तूनख्वा में वन कैन डिबेट, बट मोर और लेस 2014 में PTI उनकी नुमाइंदा थी या जमात इस्लामी उनकी नुमाइंदा थी, PMLN थी, PPP थी, सब बैठे एक टेबल पे, सब ने नेशनल एक्शन प्लान लिखा, सब ने नेशनल एक्शन प्लान पे साइन ऑफ कर दिया। तो एक सियासी कंसेंसस तो नेशनल एक्शन प्लान का बन गया है ना। जी, तो सवाल क्या है इसमें? सवाल यही है कि अब वो DGISPR कह रहे हैं कि आप सब सियासी जो पार्टीज है सब ने मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया, अब हम वो नेशनल एक्शन प्लान भी तो अमल कर रहे हैं। तो मसला क्या है? देखें, मैं समझता हूँ ये तो एक एक मजाक है। अम, और ये रफीउल्लाह काकड़ समझते हैं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं तो मजाक से, सबको पता है कि मैं कॉमेडी से नफरत करता हूँ। जी, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि वही लोग जिन्होंने जनरल बाजवा के दौर में ये जो टीटीपी की रीसेटलमेंट थी, हम्म। उस वक्त जब ये हो रहा था, सबने इंडोर्स किया था मोहसिन दावड़ के अलावा। या उस वक्त जब पीटीएम आपको चीख चीख के कह रही थी कि तालिबान वापस आ रहे हैं, हम सिर्फ पिछले जंग हम्म। की बात, जुल्म की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप वही हरकतें कर रहे हैं। आज वही लोग, यानी मैं उस वक्त जो इस इख्तलाफ में था, अभी पीटीआई को तो साइड पर रखें, मुस्लिम लीग नून और बाकियों के, आज वही लोग उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसी की हिमायत कर रहे हैं। बैक आज से 15 साल पहले इन्हीं लोगों ने और पॉलिसी की कहना है। इससे मैं साबित ये कर रहा हूं कि यार इन अफगान पॉलिसी पे या उस पे ये सिर्फ रबर स्टैंप है। हम्म। इनसे इनको सिर्फ इतला दी जाती है कि ये हम कर रहे हैं। और दैट इज वेयर वो जो मेरे और आपकी पुरानी डिस्कशन है ना, कि ये इतने इजीली एग्री क्यों कर जाते हैं, वो पुरानी डिस्कशन, वो जो मेजोरिटेरियन फेडरल हम्म। स्ट्रक्चर है, हम्म। ये इम्बैलेंस है क्योंकि इसकी कीमत जो लोग अदा कर रहे हैं उसका उस वफाकी निजाम में असर रसूख तो है ही नहीं। हम्म। अच्छा, उसके मुकाबले में आप इंडिया पॉलिसी देखें, डिस्पाइट ऑल देयर लिमिटेशंस, इंडिया पॉलिसी पे पाकिस्तान प्रॉपर से अच्छी खासी रेजिस्टेंस आती है। वो कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं, डिफरेंट स्टोरी। बट मियां नवाज शरीफ साहब ने बार बार, और सिविलियन और इवन मीडिया में भी आप देखते हैं कि इंडिया से दोस्ती, इंडिया से ट्रेड पे एक बड़ा बयानिया मौजूद है। और अब तो आर्मी चीफ्स में भी जब वो इकोनॉमी के आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो जनरल बाजवा से लेके बाकी समझते थे कि हमें इंडिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए। सो दैट इज वेयर वो जो वफाक का स्ट्रक्चर का इम्बैलेंस है, कि जो लोग ज्यादा कीमत जिन्होंने अदा करनी है उनका डिसीजन मेकिंग में उतना से है नहीं। एज अ रिजल्ट जो सिविलियन इलीट्स है पाकिस्तान प्रॉपर के, दे इजीली कंसीड व्हेन इट कम्स टू फाटा अफगान पॉलिसी इन बलोचिस्तान, फौज के हवाले के चलो जो आपने करना है वो कर लें। तो मैं समझता हूं ये बराए नाम जो कंसेंसस है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और वो देखे जब फौज ने चेंज किया, ये लोग अब उस पर भी एग्री कर रहे हैं तालिबान को लाने, और अब दोबारा। तो मैं समझता हूँ ये तो मुनासिब बात नहीं, असल बात ये। और अब चलें ठीक है, हम ये कर भी लिया, अब कौन सी प्लॉजिबल डिनाइटी, यानी इन हालात में चले मुझे और आपको छोड़ें, अगर हम ये कहें या इस्टेब्लिशमेंट कहे या कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहे कि फौज का सियासत में या खारिजा पॉलिसी में कोई रोल नहीं है, ये सियासी जमातें कर रही है, आपके ख्याल में कितने परसेंट लोग पाकिस्तानी इस बात को मानेंगे? हम्म।
अब तो कोई पार्टी रह भी नहीं गई ना, अब तो मतलब अब तो कोई पार्टी नहीं रह गई, अब तो 2022 वाले भी जाग चुके हैं। आई डू फील कि वेस्टर्न बॉर्डर पे इनसिक्योरिटी ज्यादा है, ईस्टर्न बॉर्डर पे आई नो जंगें ज्यादा हुई हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अगर इमरान खान से गले मिलते हैं, या करतारपुर कॉरिडोर खुलता है, या मोदी आते हैं, डिस्पाइट द प्रोपागेंडा, आई थिंक स्टिल एक एक्सेप्टेबिलिटी है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया, जनरल बाजवा जो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, खैबर और वो अच्छी पख्तूनख्वा बात की है, जो आई अप्रिशिएट दैट। कोई बुरी बात नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की जो हिस्ट्री रही है, राइट फ्रॉम मुस्लिम लीग वर्सेस खुदाई खिदमतगार, द रेफरेंडम, देन आपने अब्दुल खान की गवर्नमेंट गिराई, फिर बादशाह खान के साथ जो किया, तो वो जो एक अफगानिस्तान बॉर्डर पे एक इनसिक्योरिटी रही है, दैट इज सो स्ट्रॉन्ग, दैट इवन ये जो चीज़ें हैं कि अगर लेट्स से अफगानिस्तान के लोग आके गले मिल लें दुरन लाइन पर हमारे प्राइम मिनिस्टर से, ये भी चीज़ें उधर एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पर इनसिक्योरिटी स्टेट की थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ इन हालात में, बजाय कि वही घिसी पिटी बातों की, कम से कम हम इतने क्रिटिकल मोमेंट में पाकिस्तान के जो बहरान चल रहा है, इक्तसादी, सियासी और सिक्योरिटी, उसमें आई थिंक इट इज टाइम के हम क्लीन ब्रेक ले ले फ्रॉम द पास्ट। और वो क्लीन ब्रेक ये नहीं है कि आप पीटीआई को स्केप गोट करके और जिस इदारे ने 40 साल ये पॉलिसी बनाई है वो अभी भी अपने आप को सिविलियन ओवरसाइट या डेमोक्रेटिक ओवरसाइट के लिए तैयार ना रखे और सिंगल हैंडेडली ये पॉलिसी बनाने की जिद करे, तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है और इससे मजीद जो है वो बढ़ेंगे। देखें, ये तो वो कभी नहीं आके कहेंगे ना कि हम लोग सारे गलत थे, ये तो इट्स नॉट चलें इन ठीक। देयर डीएनए। बट खामोशी। उन्होंने मान तो लिया कि पॉलिसी तो गलत थी, ये जो रिहैबिलिटेशन की थी। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि भाई जिन लोगों ने हमारे बच्चे मारे हैं एपीएस में, जिन लोगों ने फुटबॉल खेली है इन द पास्ट, एहसानुल्लाह एहसान सेफ हाउस से भी गायब हुए होंगे इन द पास्ट, पुलिस को भी मना किया होगा टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन ना हो इन द पास्ट, आप ही ने इनको लाकर सजाकर घर देकर पेशावर में टीटीपी के ऑफिसेज खोलने होंगे। वो बिल्कुल गलत सारा बात इल्जाम ठीक। इमरान खान पे डाल रहे हैं, बट बाय पुटिंग ऑल द ब्लेम ऑन इमरान खान, एटलीस्ट देयर इज अ टैसिट एक्नॉलेजमेंट कि ये घटिया पॉलिसी थी, ये बुरी ठीक। पॉलिसी थी, विदाउट ओनिंग दैट। चलो अब ठीक है, तो इतनी क्लैरिटी है फेस कि भाई सेविंग देने के लिए मैं तैयार हूँ। जी, मैंने कहा इतनी फेस सेविंग देने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक, आप आगे बढ़ें। हाँ वो मेरा ही फेस अभी सेव हो जाएगा जब वो पड़ेगी ना ऊपर, जो गुआंटानामो में डालते हैं, तो फिर मेरा भी फेस थोड़ा सेफ होगा। नहीं, मैं फेस सेविंग वाली बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अब करंट पॉलिसी पे आ रहा हूँ कि ठीक। अब तो क्लैरिटी है कि भाई जो लोग ये करेंगे वो बॉर्डर के उस पार रहते हो, बॉर्डर के इस पार रहते हो, अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप बंदूक उठाएंगे, सामने से आपको बंदूक पड़ेगी। जी। अब दिस इज अ वेलकम स्टेप एंड वेलकम क्लैरिटी एंड कमिटमेंट, लेकिन माजी में जो गलतियां हुई है ये कोई इस वजह से तो नहीं हुई कि किसी जर्नेल की कोई शख्सी जाती फायदे थे और उन्होंने ये गलतियां की। द वेरी फैक्ट कि जब मिलिट्री ड्राइविंग सीट में हो इन अहम पॉलिसियों की, उसका नतीजा यही निकलना है। सो हम आज ये कह रहे हैं कि अगर ये कमिटमेंट या क्लैरिटी है, बड़ी अच्छी बात है। मूविंग फॉरवर्ड, बिल्कुल पहला स्टेप ये करें कि आप मुल्क में पॉलिटिकल स्पेस ओपन अप करें। अगर आप मतलब ये देखें, जब इंडिया से लड़ाई जरा पीक पे थी तो आप इस ऑप्शन पे एग्री हो गए थे कि इमरान खान को कुछ दिनों के लिए रहा करें कि वो पब्लिक अपील करें। यू आई मीन ये रियलाइज। तो, बट दैट्स नॉट कंफर्म बाय एनीबॉडी, ये तो हाँ, एक उड़ती रूमर्स उड़ती चल रहे हैं, रैंडम। ऐसी अफवाहें चलें। पॉइंट ये कि अब मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक पहला तो ये कि अगर अभी भी ये पॉलिसी मिलिट्री ने सिर्फ बनानी है तो उसका वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला है। सो ब्रिंग इट अंडर सिविलियन ओवरसाइट, जिसका मतलब है जो रजीम की इस वक्त डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी है उसके हवाले से जो सवालात तहफुजात उसको आपको एड्रेस करना होगा। अगर आपके हालात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में 5 सीटों वाली पार्टी जो है वो 20 पे पहुंची है, 6 सीटों वाली पार्टी 25 पे पहुंची है, तो इन हालात में ये आपकी जो आगे भी आप वेल मीनिंग स्टेप्स करेंगे उसकी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। और आपकी पेरिफरी में हालात यहाँ तक पहुंचे हैं, यकीन करें, मैं और आप हमेशा जब ये डिस्कस करते हैं तो मैं ये बात करता हूं कि ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये उधर बड़ी मॉडरेट बातें हैं, उधर का रेडिकल स्पेक्ट्रम जो है वो अलग बातें हैं। हालात यहां तक पहुंचे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मल्टीपल इंस्टेंसेस हुए जिसमें लेवीज पुलिस ने
हथियार डाल दी, या पुलिस कहती है कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है ये इसमें ये कोई आर्मी या उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, ये आपका स्टेट के इदारों पे ट्रस्ट का लेवल आ गया है। तो इन हालात में यू हैव टू रिस्टोर दैट ट्रस्ट। आपको अपने पब्लिक को, अपने अवाम को साथ लेके आगे बढ़ना है। अगर आपका वेस्टर्न दो प्रोविंसेस में इस वक्त एक अनरेस्ट है और आप अक्रॉस बॉर्डर किसी भी उसकी तैयारी करेंगे, सो दैट इज एन अनवाइज एंड काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। तो उसके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रिजीम को ओपन अप करें, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट के अंडर लाएं, सिविलियन इनपुट खास तौर पर बिल्कुल। और मैं बाय द वे, डिस्क्लेमर, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद पीटीआई's पॉलिसी टुवर्ड्स तालिबान, बल्कि मैं एक सख्त उसका वोकल क्रिटिक रहा हूं कि तालिबान, इमरान खान की जो प्रो तालिबान पॉलिसी है। बट आई एब्सोल्युटली डिफेंड हिज राइट कि अगर वो केपी की इस वक्त सबसे मकबूल तरीन जमात है, तो उसको आप ऑन बोर्ड लिए बगैर आप ऐसा कोई भी पॉलिसी लेना चाहते हैं, आपको उनको ऑन बोर्ड लेना होगा। इसी इसमें तरह देख, द सेम होल्ड्स आप ट्रू फॉर बात बिल्कुल सही बलूचिस्तान। कह रहे हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो अवाम में क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो एक फंडामेंटल मसला है, राइट। इवन अगर लेट्स से पीटीआई कम्स ऑन साइड, या इवन अगर अभी पीटीआई की नहीं, पीएमएलएन की, इवन तो ख्वाबों में भी नहीं होगी खैबर पख्तूनख्वा की, अज्यूम कर लेना पॉपुलर वोट जीत कर आ गए, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका जो पिछले 20-30 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि कभी आके आप ऑपरेशन करते हैं, कभी आईडीपीस बनाते हैं, फिर आकर आप रीसेटल करते हैं, उनकी भी विलिंगनेस मिलिट्री ऑपरेशंस की इस वजह से नहीं है, क्योंकि उनको क्रेडिबिलिटी जो है हमारी बड़ी वीक हुई हाँ। हुई है। सो आई एग्री दैट दैट इज फंडामेंटल मसला कि एक फ्री इलेक्शंस होते हैं, आवाम की विल रिप्रेजेंट होती, तो एक आवाम का भी बायन होता जो पॉलिसी बन रही है। अभी तो हर पॉलिसी बाहर से बनकर आती है, तो वो इम्पोजिशन ही लगती है। बट इन दिस पैराडाइम अनफॉर्चुनेटली इन विच वी आर, अगर तो इमरान खान आकर कहते हैं कि अफगानिस्तान की पॉलिसी बनाई, सॉरी, खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी की जो पॉलिसी बनाई जाए, वो बनाई जाए अफगान लोग, अफगान पुलिस, अफगान गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, ट्राइबल एरियाज के लोग, एक वक्त जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो जाकर इंडिया से मिल रही है, जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो असेंशली फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट्स परस्पेक्टिव वो देख रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि जो पॉलिसी बनेगी खैबर पख्तूनख्वा में, वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, वो लोग मिलकर बैठाएं बनाएंगे। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो रियासत है, उसका उसमें से नहीं होगा। तो ये भी तो एक अनटेनेबल सा सजेशन है ना। जी देखिए, मैं, जाहिर बात है, मैं नहीं ये तजवीज़ देता। ये तो मैं समझता हूँ कि पार्शली, चूंकि इमरान खान को इतना रियासत ने कॉर्नर किया हुआ है, आई थिंक वो इसको एज अ बार्गेनिंग चिप यूज कर रहा है टू गेन मोर स्पेस डोमेस्टिकली। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इमरान प्रॉब्लम, अगर इमरान प्रॉब्लम हो तो चलो, इमरान तो एक ऐसी बात कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली ताल्लुकात की बात कर रहा है। पीटीएम ने तो आपको ये बात नहीं कही थी। मोहसिन दावड़ ने जब असेंबली में आपको, हर रोज अली वजीर मोहसिन दावड़ ने आपको याद कराया, उन्होंने तो ये बात नहीं की थी। वो तो आपको कह रहे थे कि ये करे या ना करे, तो आप तो उनको भी इंगेज करने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान के हवाले से तो ये बहाना है, तो उधर आपका क्या बहाना है? तो मैं समझता हूं कि इमरान का बहाना साइड पे, आई थिंक जो इस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिए बगैर, और जो पिछले 20-30 साल की तारीख है जो उनका मिसट्रस्ट है वो बहुत जेन्युइन और लेजिटिमेट है। और इमरान की ये जो ख्वाहिश है, मैं समझता हूँ कि आई थिंक चूंकि वो हर तरह से कॉर्नर हो गया है, तो वो कोई भी इशू जिसमें उसका लेवरेज हो, वो उसको यूज करेगा टू क्रिएट मोर स्पेस। तो मैं समझता हूँ देर इज नो हार्म, इमरान को आप पॉलिटिकल स्पेस दें। अगर आपने इमरान के को एक सर पे बंदूक रखा हुआ और दूसरी जिधर आपको उसकी दस्तखत की जरूरत है, आप उससे कहें, वो चाहे वो क्यों देगा, एंड आई अंडरस्टैंड फ्रॉम अ रियल पॉलिटिक्स परस्पेक्टिव वो नहीं दे रहा, तो थोड़ी आप ही कंसेशन दे, आप ही एक कदम आगे बढ़ाएं। तो ये यही हम डिस्कस करते हैं, आई थिंक आप पहले भी आ रहे थे कि अब क्या हो सकता है। तो ये जो अब एक डेडलॉक कह दें इसको, वेर इमरान खान भी क्लियरली आ गए हैं कि अली अमीन गंडापुर ने, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने तो बोला खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पर हम सबको पता है टीटीपी के खिलाफ हो रहे हैं, उसमें भी चले हम डिबेट कर सकते हैं कोलैटरल डैमेज हुआ है नहीं हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ जो भी इसमें कोलैटरल डैमेज है।
इमरान खान ने क्लियरली बोला है कि अली मीन गंडापुर नहीं रोक सके मिलिट्री ऑपरेशन, तो उनको हटा दिया जाएगा। एक नए चीफ मिनिस्टर उन्होंने लगाए हैं जिनका सिर्फ मैंडेट ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देना है। एक तरफ मिलिट्री को पता है कि इमरान खान का मकसद ये है कि जो भी चीज़ इस वक्त मेरी सियासत को फायदा देगी या केओस को फायदा देगी या किसी तरह मेरी री एंट्री हो जाए, मैंने वो करना है। और ये बात भी अनडिनाइबल है कि सारी जो पॉलिटिकल विल है या जो अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी इमरान खान है। और इमरान खान पे ट्वीट कर रहा है कि आसिम मुनीर जो हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो फॉरेन फंडेड एंटी तालिबान लॉबी का हिस्सा हैं। वो आपको मैंने बुला दिया है, रफ़ी भाई आप आ गए हैं। आप बताएं कोर कमांडर्स को क्या करें भाई अब ऐसी सिचुएशन में। जी देखें, ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि इंटरनली आपको जो मिलिट्री ऑपरेशन या जो भी स्ट्रेटेजी है, वो पश्तो में कहावत है कि दूध का जला हुआ जो है वो दही भी जो है वो फिर फूक देख फूक देख के के। पीता है। हाँ, फूंक फूंक के। हाँ हाँ हाँ। तो 20 साल की जो मिलिट्री ऑपरेशंस की हिस्ट्री और जो फाटा और वहाँ के लोगों के जो मिसट्रस्ट सस्पिशन जो कि अक्सर दुरुस्त साबित हुए हैं अब, तो उसका हल निकालना होगा आपको। और वो हल ये है कि उसके लिए जो जिस सिविलियन ओवरसाइट की मैं बात कर रहा हूं, वो तब तक बन ही नहीं सकती जब तक आप जो मौजूदा पॉलिटिकल रेजीम है, जो मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिकल रेजीम है, जब तक आप इसको ओपन अप ना करें, आप इसको अलाइन ना करें विद पॉपुलर विल। इस वक्त ये बड़ी खतरनाक बात है। अब ये जरा इस बात हम्म पे गौर। मरकज में जो पूरा पाकिस्तान वफाक चला रहा है, वो दो सूबे चला रहे हैं, और हम्म। वो है ईस्ट ऑफ इंडस। लिटरली द एंटायर जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन जो पॉपुलर विल है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की, वो इस वक्त हिजब इख्तलाफ में in one or the other form। तो अच्छा, ये बड़ी खैबर खतर। पख्तूनख्वा में तो हुकूमत में है ना, 13 साल से वो हुकूमत हाँ में नहीं, है। मैं मरकज की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने ये सारी पॉलिसियां बनानी है। तो इससे मैं इम्प्लीकेशन क्या दे रहा हूं कि ये जो इस क्राइसिस का द रिस्क ऑफ दिस क्राइसिस एस्केलेटिंग इनटू एन एंटर एथनिक, एंटर प्रोविंशियल, सेंटर प्रोविंशियल इशू इज हाईली लाइकली, क्योंकि मरकज की कंपोजिशन भी अब ज्यादा जो है वो नैरो हो गई है। आप दो सूबे वाले पार्टियां हुकूमत कर रहे हैं, दो सूबे मुकम्मल जो है आपके रडार या आपके बंदूक या डंडे के रिसीविंग एंड पर है। तो जब तक आप ये चेंज नहीं करते हैं, और आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हम नहीं कर सकते हैं और हम जो करें लोग साइन करें, क्यों करेंगे भाई? लोग लोग नहीं करेंगे। लोग बार बार डसे जा चुके हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह से लोग मिलिट्री ऑपरेशन की आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये 2006 में लोगों ने किया है। एएनपी का पॉलिटिकल करियर इस पे खत्म हो गया है। फिर बार बार लोगों ने ये किया। अच्छा, इसी तरह अफगानिस्तान के साथ मैं समझता हूं, ये तो डोमेस्टिक। अफगानिस्तान के साथ मेरी अपनी वो ये कि जब तक अफगान तालिबान इन पावर है, और यही वो बात ही जो हम 15 साल करते रहे, वो चाहे भी तो, अभी तो मुझे लगता है वो चाहते भी नहीं है। वो वही जो 20 साल हमने दोगलेपन किया कि हम ऑफिशियली कहते थे कि वी वॉन्ट अलाउ पाकिस्तानी टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो एग्जैक्ट देव टेकन अ लीफ आउट ऑफ आवर बुक। वो हमारे साथ वही कर रहे हैं। बट मैं इसे एक स्टेप और जाना चाह रहा हूं। अगर तालिबान चाहे भी तो वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो इसलिए कि ये इनका नजरिया एक है, फुट सोल्जर कॉमन है, आइडियोलॉजी मुश्तरक है। सो एज लॉन्ग एज द अफगान तालिबान आर इन पावर इन द वे, इन देयर करंट आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो उनकी है, जो पश्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, वो परसिस्ट करेगा। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान को जो अगली अफगान पॉलिसी जो हमारी बननी चाहिए, पिछली सारी बातें करने के बाद के सिविलियन ओवरसाइट, लोकल इनपुट, वो प्राइमरीली तो एनी फ्यूचर एंगेजमेंट विद तालिबान को कंडीशनल करे इन दो तीन बातों से। नंबर वन, के जब तक अफगानिस्तान में एक ब्रॉड बेस्ड सिविलियन या जमहूरी हुकूमत नहीं आती, आई थिंक ये जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है तालिबान का, और जो फिर जिससे टीटीपी इंस्पायर होता है, जिससे ये बाकी मिलिटेंट्स इंस्पायर होते हैं, उसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा फ्यूचर का अफगानिस्तान जिसमें जमहूरी तरीके से तालिबान इख्तिदार में आते हैं या नॉन इस्लामिस्ट, अफगानिस्तान सारा तालिबान तो नहीं है, तो जब वो आते हैं तो नंबर वन तो ये
थोड़ा सा डाइल्यूट करेगा। जो इस वक्त टीटीपी, इस वक्त तो टीटीपी के लिए जन्नत है वो, विदाउट, विद और विदाउट अफगान तालिबान एक्टिव सपोर्ट। सो नंबर वन ये। दूसरा, फिर आप जो ये इंटरनेशनल लॉबिंग या वो उनके लिए करने की बजाय, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के और स्टेक होल्डर्स को भी इंगेज करना चाहिए, और रीजनल एक्टर्स को भी साथ लेके के नज करें, नज, परसुएजन, जो भी टैक्टिक्स अवेलेबल है, डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज, के अफगानिस्तान को बाकी रियासतों की तरह एक जदीद उसकी तरफ पुश करें। और इन द मीन टाइम सिक्योरिटी सेंट्रिक ऑप्शंस जो आपने एक्सरसाइज करने हैं, वो इस एहतियात के साथ करें कि कल खुदा ना खास्ता ये हालात ना हो कि अगर आपकी इंडिया से लड़ाई होती है तो आप वेस्टर्न फ्रंट के बारे में, जब 65 की जंग में आपको फिक्र नहीं थी, 71 की जंग में आप बेफिक्र थे, अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में, और वो कब होगा, अगर आप इतनी एरोगेंस दिखाएंगे कि आप जाके काबुल पे अटैक्स करेंगे, आप उधर करेंगे। मैं समझता हूं फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव दिस इज एन एक्सट्रीमली काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। और जो लोग ये इस पॉलिसी के मेमार थे उनके हिसाब से, यानी एक ही आपके दोस्त तालिबान, उनको भी अफगानिस्तान में जलील करवा रहे हैं आप इस तरह से, तो आपके लिए बचेगा क्या? तो मैं समझता हूं ये है वो वे फॉरवर्ड, जिसमें डोमेस्टिकली स्टार्ट करके और फिर अफगानिस्तान के हवाले से हमारे पास ये ऑप्शंस है। अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जो हमने हालात बनाए यहां तक उसमें यही ऑप्शंस बचते हैं। विदाउट कमेंटिंग ऑन स्पेसिफिकली द एयर स्ट्राइक्स, अगर आप कह रहे हैं कि हमने काबुल में जाकर ये किया, तो फिर काबुल भी तो हमारे साथ यही कर रहा था ना, जब एक एक्सेप्टेंस है कि टीटीपी को पुष्पनाही मिली हुई है। एट वर्स्ट आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि तालिबान लुक्स द अदर वे, और तालिबान से हमारी भी मजबूरी है कि अगर हमने नहीं किया तो आईएस पर हम पर चढ़ जाएगी। रिगार्डलेस, आपको उनको सपोर्ट मजबूरी में दे रहे हैं, शौकिया दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, दे तो रहे हैं। तो काबुल इज अटैकिंग जी। पाकिस्तान, तो वो भी तो मसला है। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान जी अटैकिंग वो काबुल। मसला, उसमें फिर मैं वही कहूंगा ना, जी। मैं कहूंगा भुगतो। 15 साल आपको चीख चीख के, आज आपके शो पे आने से पहले मैं 2015-16 के अपने आर्टिकल निकाल रहा था जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया था। एग्जैक्ट ये हर बात मेरे जैसे अदना तालिब इल्म ने की थी, सब ने की है। तो फिर हम तो आपको यही कहते रहे कि ये एक लोग है, इधर आपके ये मसाइल बढ़ेंगे। तो इसलिए इजी चॉइसेस नहीं है। और दूसरा जो गलती हमने की 1990s की तरह, हमने वी फैसिलिटेटेड द कोलैप्स ऑफ द अफगान स्टेट फॉर द सेकेंड टाइम। आई थिंक हमारी फ्यूचर वो, अगर हम वाकई पीसफुल स्टेबल वेस्टर्न बॉर्डर चाहते हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए टू हैव अ फ्रेंडली, टू हैव अ नेबर जो, जिसमें स्टेट की इतनी कैपेसिटी हो, तालिबान की नहीं, स्टेट की इतनी कैपेसिटी हो कि वो अपने टेरिटरी को कंट्रोल कर सके। और उसमें हमारी किसी एक ग्रुप पे दस्ते शफकत की बजाय, जो अफगान पॉपुलर विल या अफगान अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक एक हुकूमत आए, उससे क्या होगा? ये जो इस वक्त, एज आई सेड, के तालिबान चाहते हुए भी अब टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फुट सोल्जर्स एक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिसोर्सेज सिमिलर है। वो जब तक तालिबान इन पावर है और इसी शक्ल में है, मैं समझता हूं ये खतरा परसिस्ट करेगा। तो हमारा गोल इसका ये जो रिएक्टिव मेजर्स है, आप कर लें, आप 10 बमबारियां और कर ले काबुल में, क्या क्या मिलेगा उससे? इसका, अभी मैं उज़ैर यूनस से भी बात कर रहा था, उसमें आई वॉज आर्ग्यूइंग क्लोजर टू व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग, बट उसमें मज़ा क्या आएगा, तो मैं अब उज़ैर यूनस वाली आर्ग्यूमेंट आपके साथ पेश कर देता हूँ। हाँ। कि भाई जो रिलीजियस आइडियोलॉजी टीटीपी की है, आप उनसे क्या बात करें, वो ना रियासत मानते हैं, ना वो पाकिस्तान मानते हैं। वो तो हमें भी काफिर समझते हैं, वो चाहते हैं उनका जो वर्जन ऑफ इस्लाम है वो नाफिज हो जाए, बच्चियां स्कूल भी ना जाएं, और गन लेके बस वो मुल्क चले। तो आपने उनके साथ निगोशिएट क्या करना है? तो आपकी नज़र में इस पूरे डिस्कशन में, या जो भी वे फॉरवर्ड है, क्या टीटीपी स्टेक होल्डर हैं, या टीटीपी इन पर्टिकुलर वो स्टेक होल्डर नहीं है, उनको मिलिट्री ऑपरेशन मैं ही नहीं करना समझता टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूं, क्योंकि मुज़ाकरात टीटीपी के साथ किस बात पे होंगे? टीटीपी का तो कोई ऐसा ग्रीवेंस नहीं है कि जी हमारे सोशो इकोनॉमिक राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स डिप्राइव हुए हैं। टीटीपी की जो विजन है वो तो इंस्पायर होती है एक जो उनका फ्लॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन है और एक फ्यूचर स्टेट की बात है। तो मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं, ना ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई टीटीपी से मुज़ाकरात करे। हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूँ
कि टीटीपी के खिलाफ डोमेस्टिकली ये जंग इन दो चीजों की वजह से आप मौजूदा अप्रोच के साथ नहीं जीत सकते। एक, यू हैव नो डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी एंड सपोर्ट एंड ट्रस्ट। दूसरा, एज लॉन्ग एज द तालिबान आर इन पावर इन अफगानिस्तान, आपके ये जो काउंटर स्ट्राइक्स, ये जो आप ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर रहे हैं खासतौर पर काबुल में जाके, उससे आप, यू आर पुशिंग एंड encouraging मोर सोल्जर्स ऑफ अफगान तालिबान टू ज्वाइन टीटीपी। तो तो आप उसको लाइफ लाइन दे रहे हैं। टीटीपी और अफगान तालिबान की आइडियोलॉजिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं है तो मैं तो यही तो तो मेरी अगर बात। हम टीटीपी के साथ नहीं कर सकते तो हम अफगान तालिबान के साथ कैसे करेंगे? नहीं, अफगान तालिबान के साथ तो आपने अपनी टेरिटरी के कंट्रोल के हवाले से मुज़ाकरात नहीं करने। और ना ही मैं ये, कि मैं तो यही कह रहा हूं कि मौजूदा अप्रोच क्या है। आप इंटरनेशनली तालिबान को रिकग्निशन से लेके बाकी सारे पिछले 4 साल आप यही तालिबान का ढोल गले में लेके उनकी केस लड़ते रहे। मैं कह रहा हूं आप ना लड़ें, मैं ये कह रहा हूं आप उनको इंगेज करें, हाँ, रिस्पेक्ट के साथ। वो क्या करें, आप रादर देन उनको लेजिटिमेसी देने की बजाय, या जब आपकी बात उन्होंने मानी मानी, अब आप नाराज हो, पाकिस्तान में ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए पुश करें और अपनी तमाम डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सपोर्ट को कंडीशनल करें अपॉन दीज थिंग्स, और इस तरह से एंगेज करें। मैं तो यही कह रहा हूं कि डिस्टेंस करें और एक बड़ी वेल थॉट आउट एक डिस्टेंस वाली स्ट्रेटेजी अपनाएं, जिसमें आप तालिबान को नज करें, पुश करे इस तरफ कि वो एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ जाएं, और एक ऐसा अफगानिस्तान बने जो इसमें अफगान रियासत मजबूत हो, हर रोज कलेप्स ना करे, ताकि आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे ये मसाइल ना हो। तो हम ये करें, हम अफगान तालिबान को अपना जो भी हमारे पास रह चुका है कैश है वो यूज़ करें। अफगान तालिबान इंडिया के पास है, इंडिया बोले हम ये कुछ भी नहीं करेंगे, जो करना है करो, आप हमारा सपोर्ट है, आप हमारी बैकिंग से वो बॉर्डर संभालो, फिर क्या करें हम? हाँ, ये देखें, ये दलील जो है, ये 1980 से हमने इसी बात पे, इस बुनियाद पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ से लेके ये जितनी जारहाना पॉलिसियां हैं, गलत पॉलिसियां, इस बुनियाद पे जस्टिफाई की फेयर ऑफ फ्यूचर। तो मैं इसका सिंपल काउंटर जवाब एक तो ये दूंगा कि जो आप वाला तरीका था वो तो आपने करके देख लिया, नतीजा तो हम्म। वही आना था जो आपका वर्स्ट फेयर था। वर्स्ट फेयर क्या था 1947 से लेकर अभी तक, कि वेस्टर्न बॉर्डर भी अगर हॉस्टाइल हो और ईस्टर्न भी हो तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने अपने तरीके से वो सारी चीजें करके नतीजा वही आपको मिला कि वेस्टर्न बॉर्डर आज भी हॉस्टाइल है। तो जिस, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त दिल्ली, इस वक्त आई डोंट नो वापस चली गई है, बट वी सीन द पिक्चर्स राइट, एंड वी नो बीजेपी और हाँ, लेकिन ये तो नरेंद्र आपकी मोदी की जो पॉलिसी। गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन है वो हाँ, पब्लिक्स हैं, वो हमें पता है कि क्या है। आपका बीबीसी मोमेंट होने वाला है। हेलो, आपके पीछे तैमूर रहमान मोमेंट आपका जी। होने ही वाला था। तो हाँ, ये कोई फ्यूचर वाला वो तो नहीं है, ये तो हमें नजर आ रहा है कि बीजेपी नहीं, इंडिया मैं, की इस वक्त हाँ, पोजीशन लेकिन क्या है। ये जो जी। मैं पॉलिसी एडवोकेट कर रहा हूं ये उसका नतीजा नहीं है। ये तो जो नहीं नहीं। रियासत रियासत इसको अवॉइड करने के लिए जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही थी, पैराडॉक्सिकली वो हमें वहां पे ही पहुंचा गया जिसका बिल्कुल। खौफ था। ठीक। सो जिसका मतलब यह है कि परहैप्स इट इज टाइम टू एक्ट डिफरेंटली। नंबर वन, अफगानिस्तान चाहे वो तालिबान की रेजीम हो या कोई और रेजीम, इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाता है, उनका हक है। आप क्यों ये समझते हैं कि अफगानिस्तान आपका भी पांचवा सूबा है, वो अपने खारजा ताल्लुकात आपकी मर्जी से बनाएंगे? क्या आपके पास, आपका लेजिटिमेट कंसर्न सिर्फ ये है या हो सकता है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी या वो, या इंडिया आपके खिलाफ यूज ना करे? तो ये जो तारीखी तौर पर ख्वाहिश रही है या वो रही है, मैं यही तो कह रहा हूं कि उसके चक्कर में एग्जैक्ट ये स्ट्राइक्स क्या करेंगे, ये और पुश करेंगे। आपने क्या किया है, जो अफगान्स में आपकी थोड़ी बहुत, लेट्स से 1980s में मुजाहिदीन का गुडविल था पाकिस्तान के लिए, फिर चलो 1990s में तालिबान के लिए का आपके लिए गुडविल था। आप हर रोज जितने ब्रिज है पीपल टू पीपल सोशो कल्चर, वो उनको बर्न कर रहे हैं। और हम्म। नतीजतन जिस आपके इस पैरानाइड थिंकिंग की वजह से जो आप वर्स्ट फेयर्स अवॉइड कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को बतौर हकूमत और बतौर मुआशरा अवाम को इज्तिमाई तौर पर उसी जाने पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इट्स टाइम टू ट्राई डिफरेंटली। अगर अमीर मुत्तकी अफगानिस्तान के साथ कोई अपने वो ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, उनका हक है। हाँ, अगर आपके पास कोई बड़ी इनकंट्रोवर्टेबल ऐसी एविडेंस है कि आपके खिलाफ कोई वो हो रहा है,
तो वो आप रेस कर सकते हैं, लेकिन ये डिजायर ही जरा अनरियलिस्टिक है कि वो क्यों मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिलेंगे। तो अभी आपकी प्रिस्क्रिप्शन ये है कि हम अफगान तालिबान पे प्रेशर डालें, जो भी जिस तरह इंटरनेशनली, नेशनली, लोकली, डिप्लोमेटिकली, कि भाई जो तालिबान की गवर्नमेंट है ये अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। अफगानिस्तान के लोगों की जो नुमाइंदा गवर्नमेंट आएगी, जिस तरह बाकी शरीफ मुल्क डेमोक्रेसी है उस तरह का सिस्टम आए। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इमरान खान है, उनको हम ऊपर नीचे जो भी मैं बात गलत बोलूँ सही कर दीजिएगा, रिहा कर कर उनको बोलेंगे भाई मिलें हमारे साथ बैठकर पॉलिसी बनाएं। फिर वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं, वो जो भी हो, उसकी वो टीटीपी के ऑफिस खोलना हो, जो भी हो, बिकॉज वो जेन्युइन लीडरशिप वही है, उनका फैसला होगा, उसको हम एक्सेप्ट करें। नहीं? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। नहीं क्यों? तो अगर आपने कहा जो भी पॉलिटिकल विल है, तो वो पॉलिटिकल विल उनकी तो यही है ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको ये कहा है कि आप इनको एंगेज करें। और पहले इस वक्त अगर उनको आपने हाथ पांव बांधे हुए हैं और उनसे आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपसे किसी चीज पे दस्तखत करें, ऐसा होगा नहीं। पहले पॉलिटिकल स्पेस इतनी क्रिएट करें। और उसमें But मैं where सिर्फ is this? इमरान But where is इमरान this खान की बात नहीं goodwill कर रहा हूँ। assumption coming from? Because even when he was prime minister, I think the only policy Imran Khan has been consistent on for a decade is the TTP policy. वहां पर तो हाँ नहीं, मैं उन्होंने एज आई सेड, मैं उसकी वो क्या कहते हैं, मैं शदीद मुखालफत करता हूँ। मैंने तो आपको कहा कि आप इमरान खान या पीटीआई और दीगर स्टेक होल्डर, जिस तरह मैंने कहा पीटीएम स्टेक होल्डर है, अवामी नेशनल पार्टी स्टेक होल्डर है, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टेक होल्डर है, पश्तून कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान के ये स्टेक होल्डर है। ये आप इनको साथ बिठाया। मैंने तो ये नहीं कहा कि सिर्फ इमरान खान, इस वक्त चूंकि बंदूक ज्यादा पीटीएम और इमरान खान पर है तो मैंने उनकी ज्यादा बात की। पीटीएम तो देखें, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्टेक होल्डर तो नहीं है, वो तो उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनना नहीं चाहती। क्यों नहीं है, तो जो मोहसिन सिस्टम बना दावड़ हुआ है है, ना, अली वजीर मोहसिन दावड़ थे, वो वो तो है उसकी पीटीएम, एक अब वो पार्टी। फिर एक क्वेश्चन है कि वो पीटीएम नहीं है, वो नहीं नेशनल चले, पार्टी है। आप पीटीएम कह लें, नेशनल चलें, डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। चलें, उसने बट वो उनकी जो भी राय हो, वो एक दो वोट है ना, मेन तो सारे पीटीआई के वोट है। तो नहीं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। अवामी नेशनल पार्टी स्टेक होल्डर्स बिठा हैं। दें। होना तो आइडली ये चाहिए कि बिठाने की जरूरत ही ना पड़े। पार्लियामेंट जो है वो एग्जिस्ट ही इसलिए करता है कि हाँ सबकी लेकिन वो जो नहीं है जेन्युइन ना। लीडरशिप वो नहीं है। इन ल्यू ऑफ दैट आप सबको बिठा दें, जो मेन लीडरशिप है, जो मेन पॉलिटिकल विल है खैबर पख्तूनख्वा की, वो तो पीटीआई है। तो पीटीआई की पॉलिसी आपको पसंद हो, मुझे पसंद हो, वो मुझे मैटर नहीं नहीं पसंद। करती। मैं कराची में रहता हूँ, आप मुल्क से बाहर रहते हैं, जो भी वो चाहते हैं वो अवाम की विल है, वो होना चाहिए, राइट? नहीं नहीं, मैं पीटीआई के पॉलिसी का हिमायत नहीं करता बट वीजा द विस्ता। प्रोसेस, द प्रोसेस आप कह रहे हैं जो हाँ, फॉलो हो, प्रोसेस में उसका बिल्कुल, आप प्रोसेस का तो प्रोसेस यही को, नतीजा है ना कि टीटीपी के उस ऑफिसेज प्रोसेस अगर को पेशावर में। नहीं, उसका इनोवेटिवली ये नतीजा नहीं निकलेगा। क्यों? खैबर पख्तूनख्वा में स्टेक होल्डर्स पीटीआई है, खैबर पख्तूनख्वा में और स्टेक होल्डर्स है। ये इन सब ने बैठ के उनकी इज्तिमाई उस पर ये फैसला होना है। ये सिर्फ पीटीआई के किसी ख्वाहिश का नतीजा तो नहीं हो सकता। क्यों? ये सबकी मेजोरिटी, एक ओवरवेलमिंग 70 बोल दे, कोई 80 बोल दे, पीटीआई वाले शायद 90% बोल दें। जिस पार्टी के पास खैबर पख्तूनख्वा का वोट है, वो अगर मोहसिन दावर की राय मुख्तलिफ हो, पीटीएम की राय मुख्तलिफ हो, नेशनल अवामी पार्टी की राय की मुख्तलिफ हो, वो माइनॉरिटी वोट ही है ना उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। हाँ नहीं, लेकिन ये कोई वोटिंग या उसके तहत तो ऐसी पॉलिसियां मैं नहीं समझता हम्म, हूँ कि कोई ये बनाने जा रहे हैं। फिर आई थिंक फिर मैं क्या, फिर क्या इतनी प्रोसेस है फिर? गुजारिश, हाँ नहीं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि नंबर वन तो पीटीआई इस वक्त बेसिकली इसको बार्गेनिंग के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारी, शायद पार्शली, तो पीटीआई की पोजीशन वैसी चेंज हो जाएगी अगर जो पॉलिटिकल स्पेस है उनको मिले। जिस तरह वो इसको एज ए बार्गेनिंग उसके तौर पे यूज कर रहे हैं पार्शली, बट उनका बट यू हैव नो एविडेंस फॉर दैट, दैट्स जस्ट एन assumption. हाँ नहीं, लेकिन आई थिंक जो इमरान की सियासत है, जिस तरह से वो इस इशू पे, क्योंकि इसमें वो वाहिद इशू है जिसमें उस पर कुछ डिपेंडेंसी है फेडरल गवर्नमेंट की या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। तो मैं समझता हूँ पहले ये ट्रस्ट बिल्डिंग करा। और दूसरा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो फाटा फाटा के अवाम, चाहे वो पीटीआई के हो या बाकी नुमाइंदे हो जिन्होंने असल कीमत अदा की है, आप अगर उनको एतमाद मिले, इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म्स बनाए इनपुट और ओवरसाइट के, और ये जो ड्रेकोनियन लॉज है वो रिवर्स करे, तो मैं समझता हूँ उसका नतीजा बेहतर आएगा। चलें, ये एक डिबेट है, मैं मुझे नहीं लगता कि
इस वक्त इमरान खान ये कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जेन्युइनली कंसिस्टेंट है। वो आप कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से आता है या कावर्डिस की वजह से आता अरे है। मैं कहता हूँ हमने पार्शली वो इसको 2013 में भी पॉलिटिकल। देखा कि एएनपी के दफ्तर बॉम्ब हो रहे थे और हाँ, पीटीआई के जलसे हो रहे थे। तो टीटीपी जो पॉलिसी रही है पीटीआई की, दारुल हकूम हकानिया को भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। तो पैसे जब दिए हैं। जब इमरान खान बात करते हैं कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, वो जो आइडियोलॉजिकल जंग है जो आपने लड़नी है, जो हार्ट्स एंड माइंड्स वाली बात है, आप तो लिटरली तालिबान के मदरसों को फंड कर रहे थे कि नई तालिबान बने और बने, वहां पर उनका फेलियर आ जाता है। आइडियल सिनारियो, ठीक है, मिल बैठ कर जो भी एक प्रोसेस हो, एक कंसेंसस हो, वो नहीं होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब जो है एक लॉगर हेड्स हैं, वेयर बोथ साइड्स हैव सॉर्ट ऑफ ड्रॉन अ लाइन इन द सैंड, एंड फौज ने बोला है कि सामने जो भी खड़ा हो वो भी दुश्मन है। अगर तो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है तो वो भी टेररिस्ट के साथ है या तो उनको सपोर्ट कर रही है, एक नेक्सस बना हुआ है। दूसरी तरफ पीटीआई ने सोहेल आफरीदी को इसीलिए लगाया है कि कुछ भी हो जाए, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देना। तो ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है सर, आप क्या देख रहे हैं इसको? मैं समझता हूँ डेंजरस सिचुएशन वाकई है, और मैं तो इससे ज्यादा खतरनाक वो देख रहा हूँ कि एक तो ये सिचुएशन इंटरनली डेंजरस है कि एडिशनल फीचर जो मैंने आपको बताया ना, कि जो मरकज की सोशो या एथनो रीजनल कंपोजिशन है वो बड़ी डिस्टिंक्ट है, वो सिर्फ दो सूबों की नुमाइंदगी करता है, अपोजिशन। तो ये बड़ी खतरनाक बात होती है जब आपकी ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस एथनो रीजनल डिवाइड के साथ अलाइंड हो जाए। दूसरा, मैं समझता हूं कि गिवन के इंडिया के साथ जिस तरह से ताल्लुकात है वेस्टर्न फ्रंट पे, और डोमेस्टिकली इतने सारे चैलेंज क्रिएट करना ये भी कोई वाइज बात नहीं है। तीसरा, और ये मेरी मेरी रीडिंग है या मेरा खदशा है, अल्लाह करे ये गलत साबित हो, और ये वैसे आयरॉनिक है, पाकिस्तान की सियासत इतनी फनी और दिलचस्प है। 10 साल मैंने इमरान खान की सियासत की डट के मुखालफत की है, और अभी भी मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन आज बहुत सारी बातों में मुझे उसकी दिफा में बात करनी पड़ रही है। तो तीसरा, मैं समझता हूँ ये ज्यादा खतरनाक बात है जो शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, वो ये कि ये डेडलॉक खतरनाक उसकी तरफ जा रहा है। हम्म। और उसकी वजह ये है कि दोनों साइड से कोई कंसेशंस की कोई वो नजर नहीं आ रही। आई थिंक पीटीआई साइड पे इट इज टाइम के पीटीआई जो सियासी जमातें हैं, जो पॉलिटिकल सिविलियन जमाते हैं, उनके साथ वो क्या कहते हैं, बेरी द हैचेट करके, वो माजी को दफन करके कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0, कोई नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करे। इसमें पीटीआई का भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को आई थिंक, मैं समझता हूं पिछले खास तौर पर 2024 के इलेक्शंस के बाद हमने इंतहा कर दी है। यानी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमने नहीं की है, रिप्रेशन पीटीआई पे नहीं किया। आई थिंक इट इज टाइम कि वो भी जरा एक स्टेप पीछे ले। अगर नहीं लेते, होना क्या है, इमरान के पर्सपेक्टिव से आप देखें, कितने ही साल है इमरान की, 73 74 तो होगी ना, 75। अगर 75 एज है इमरान खान की, तो इमरान खान साहब प्रोबेबली 2024 से 28 या 29 तक तो एक अपने चोरी शुदा मैंडेट को शायद मुश्किल से ही, लेकिन चलो शायद वो अफोर्ड कर ले या डाइजेस्ट कर ले इस कड़वी गोली को। अगर 2028 29 में या जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, रियासत वही कोशिश करती है जो 2024 में की है। सो पहली तो ये बात याद रखें, जिस तरह 2018 के मुकाबले में 24 में अपने पसंदीदा रिजल्ट के लिए आपको ज्यादा इंजीनियरिंग, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, 2028 29 में अगर आप करेंगे, आपको 24 23 से भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्यादा रिप्रेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप 28 29 में भी इमरान से मैंडेट इस तरह छीनते जो आपने 24 में किया है, और मेरा खदशा ये है कि इमरान विल हैव नो स्टेक इन द गेम, अनलाइक नवाज जरदारी मौलाना। वो कैसे? हम्म। नवाज शरीफ क्यों वोट को इज्जत दो और ये इतनी रेजिस्टेंस करके आखिर में झुक गए? मरीम वो इस नवाज। वजह से झुक गए जी, मरियम मरीम नवाज। नवाज। हाँ, कि ही इज अ स्टेक इन द गेम। या अच्छा, या। जरदारी साहब क्यों इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं कि अपने बेटे के लिए कोई फ्यूचर छोड़ना है? मौलाना साहब जितनी रेडिकल बातें कर ले, वो
उन्होंने असद महमूद साहब को भी फ्यूचर बचाना है, लॉन्च करना है। तो यहाँ पे इमरान जो है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इमरान का कोई सियासी फैमिली वारिस नहीं है उस तरह से, और इमरान हैज विल हैव नो स्टेक इन द गेम, ये इमरान को खतरनाक बनाती है। क्योंकि फॉर इमरान खान इट्स ऑल अबाउट हिमसेल्फ। सो इमेजिन करें एक 76 77 साल को अगर आप ये प्रोस्पेक्ट्स दें कि 2029 से 34 तक भी आपकी बारी नहीं आनी और आपको यही वो फेस करना होगा। आई थिंक इमरान विल गो टू एवरी एक्सटेंट टू सर आप जी। इमरान खान के पास ये ऑप्शन था कि आप ऑपोजिशन में बैठ जाएं वोट और नो कॉन्फिडेंस के बाद, 8 महीने 9 महीने बाद जो भी इलेक्शन होंगे मोस्ट लाइकली पीटीआई को मिल जाती मेजोरिटी, तो एक पाथ बैक बन जाता है या एक और डिफरेंट कोalition बन जाता। इमरान को वो मंजूर नहीं था। आप कह रहे हैं कि 2 3 साल इमरान खान बाहर आकर तमीज से गुड बॉय बनकर बैठ जाए इस लाड़े लप्पे में कि आपको अगला इलेक्शन दे देंगे। हाँ, कि तो अगले इलेक्शन के तो, दिस तो इज इज अगर बेस्ट तो बेट। तो अगर तो पाकिस्तान का हल या चीजें बेहतर होने का हल इमरान खान की पॉलिटिकल मेचोरिटी में है, तो फिर ना ही समझे। फिर नहीं तो ना लेकिन ही समझे। नहीं लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, एज आई सेड, मैं पोस्ट 2022 से, अप्रैल 2022 से 9 मई तक जो इमरान खान ने किया, अगेन मैं उससे का शदीद मुखालिफ हूं। मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी जाति की अपने साथ, अपनी पार्टी के साथ भी। लेकिन आई थिंक 9 मई और खास तौर पर 2024 के इलेक्शंस के बाद टेबल्स टर्न हो गए हैं। जो दूसरी साइड ने किया, उन्होंने तमाम कर्ज चुका दिए हैं, उल्टा कर्जदार बना दिया है। वो कर्ज अदा हो गए हैं। अब दूसरी साइड भी ने हर लिमिट क्रॉस कर दिया है। सो आई थिंक दिस इज टाइम के कंसेशन जो है वो इस साइड से भी आने चाहिए। ये नहीं कि आप सारी वो उधर डाल दें और 10 10 साल के प्लान्स बनाएं। और मैं समझता हूं अब ये ताली दोनों हाथ से बजने के लिए, और चूंकि जाहिर बात है जिसके पास ताकत ज्यादा है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है। सर देखिए वो उनको इमरान को ऐसी क्रेडिबल एश्योरेंसेस और उसकी पार्टी को देने होंगे कि भाई 28 तक सबर कर, उसके ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, 28 के इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। आई थिंक देर इज अ हाईली लाइकलीहुड कि शायद पीटीआई एग्री भी कर ले, और ये इस मुल्क को बचाने का वायद तरीका है। अदरवाइज शॉर्ट ऑफ दैट, देयर मैं समझता इज हूँ असल दमादमस कलंदर तो तब होगा। सर जीरो लाइक्लीहुड है उसका। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हम तारीफ इसलिए करते हैं कि आजकल भी आप कुछ भी क्रिटिसिज्म करें तो पीटीआई वाले शुरू हो जाते हैं। जो नवाज शरीफ ने तस्वीरें फेंकी थी, नवाज शरीफ ने बैठकर माफी मांग कर बोला कि यार आइंदा नहीं करूंगा, फिर वो एक लंबी आर्गुमेंट है कि किया या नहीं किया। आपको लगता है कि इमरान खान, इवन अगर लेते हैं नवाज शरीफ पहले चले जाएं, जो कि नहीं होगा बट चले, अज्यूम नवाज शरीफ जाते हैं बोलते हैं कि यार तुम्हारी जो तुम्हारे और बीवी के साथ जो हुआ वो गलत है, क्या आपको लगता है आगे से इमरान खान बोलेगा यार मैंने भी जो किया और कुलसुम नवाज के साथ भी जो हुआ वो भी गलत था? वो तो मेरे ख्याल से शायद दोनों ना करे। लेकिन नहीं एक बट बात यह है। वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। इमरान खान कह रहे हैं टेररिस्ट से बात करो, सिर्फ डायलॉग हल है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये पीएमएलएन पीपी से बात ही नहीं की जा सकती। तो आप पीएमएलएन पीपीपी को अछूत समझते हैं, टेररिस्ट से बुरा समझते हैं, लेकिन जो एपीएस करता है आप कहते हैं यार इसको गोली मत मारो, साथ बैठ बैठ के बात कर लो। तो ये हल जो निकलना है पॉलिटिकल मेच्योरिटी और साथ बैठकर, आई थिंक ट्राई बहुत हुआ है, बहुत आई ट्राई थिंक, हुआ है। नहीं मेरे ख्याल ये से डेड एंड उसमें सीट है। आपको इमरान को या पीटीआई की जो बहुत सारी अजम्पशंस थी कि वो किस तरह अपना स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करके डिसरप्ट करेंगे और अपना इकतदार छीलेंगे, वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी है। आई थिंक ये शायद टाइम है। अब जो मेरा खदशा है, मैं यही कह रहा हूं ना, कि पिछले एक साल में जरा ये टिप हो गया है बैलेंस। अब दूसरी साइड किसी उसके लिए तैयार नहीं है, और पीटीआई को कोई क्रेडिबल आपको देने होंगे कि 28 29 के लिए तैयारी पकड़ें। उसके लिए अब दूसरी साइड का प्रॉब्लम क्या है? दूसरी साइड का प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अपनी सियासी, सिविलियन भी, मिलिट्री इलीट्स भी, मेरे ख्याल से, कि वो सिविलियन इलीट्स ने अपना इतना बेड़ा कर कर लिया है। दे कैन क्लियरली सी कि दैट दे डोंट स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। वो उन्होंने अपनी लेजिटिमेसी इतनी खराब कर ली है, वो उनको नजर आ रहा है कि वो बेनिफिट नहीं करेंगे। इसलिए इनका, और दूसरा मिलिट्री रिजीम में जो मिलिट्री लीडरशिप के भी एम्बिशंस है, आई थिंक इस वक्त वो ज्यादा बड़ी रुकावट है।
और पीटीआई के चूंकि अब बहुत सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी, आई थिंक एक जेन्युइन अटेम्प्ट जिसमें आप 28 या 29 की क्रेडिबल एश्योरेंसेज और वो दें, और उस वक्त तक फिर एक ग्रेजुअल वो क्या कहते हैं डी स्केलेशन करें। ये मेरी रिकमेंडेशन है। इसकी चैलेंजेस बहुत है, बट आई आई सी दिस इज द ओनली वे। I feel as kata kalami maaf. I know I use it incorrectly. Maybe I hopefully I've used it correctly this time. I also feel आपकी रीड थोड़ी सी रॉन्ग है। जो लोग बुग़्ज़ इमरान बोलते हैं, वाहिद चीज़ जो मुझे जेन्युइन बुग़्ज़ है, अगर मुझे कोई दुनिया का बोले ना कि यार ये चीज़ तुम्हें इमरान खान की मिल जाए, जो डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ है ना उस आदमी में, अगर मेरे अंदर होता, मैं अब तक 2-3 नोबेल प्राइज जीत चुका लेकिन मैंने होता। आप पे ये इल्जाम नहीं लगाया भाई, तो नहीं नहीं, मैंने तो मैं इसी। आपकी बात कर भी नहीं रहा, खुदा अल्लाह माफ करे। मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान या पीटीआई की थोड़ी एक रियलाइजेशन है कि स्ट्रीट पावर उस तरह से मटेरियलाइज नहीं की। आई जेन्युइनली थिंक कि इमरान खान को आज भी लगता है कि कल प्रोटेस्ट करेंगे, कल करेंगे। अगर तो वो जेन्युइनली हो गई तो सारी आवाम बाहर आ जाएगी। ही जेन्युइनली डज हैव दैट डिल्यूजनल लेवल ऑफ सेल्फ बिलीव विच हैज पुश्ड हिम दिस फार। इवन वो वर्ल्ड कप इसी तरह जीते हैं कि भले सारे मैच हार जाएं, कुदरत का निज़ाम है, बारिश हो जाए किसी ना किसी तरह, ही वॉज कन्विंस्ड ही विल विन दैट वर्ल्ड कप। दूसरी तरफ मरियम नवाज, आई थिंक मरियम नवाज इज कन्विंस्ड कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर उनको वोट मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, बट आई डोंट थिंक मरियम नवाज राइट नाउ has any will to want to negotiate with PTI. When it comes to Shehbaz Sharif, I think शहबाज शरीफ की तो कोई political philosophy नहीं है। फौज जो बोलेगी वो करेंगे। When it comes to PPP, I think they're happy with सिंध। They have realized कि सिंध से बाहर हमारी कोई सियासत नहीं है, सिंध में उनको पीटीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई डोंट थिंक देर इज़ एनी विलिंगनेस एंड आई डोंट थिंक देर इज़ एनी एक्सेप्टेंस कि मेरा हर पैतरा फेल हो चुका है एंड नाउ दी ओनली वे आउट इज़ नेगोशिएशन। आई थिंक इमरान खान जेन्युइनली बिलीव्स कि कल को रेवोल्यूशन आएगा, आर्मी भी जाएगी, ये सब भी जेल में होंगे और हो मैं सकता है ये प्राइम आपकी मिनिस्टर बात में होऊंगा। दुरुस्त हो, इसलिए मैं इसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। हो हम्म। सकता है ये बात दुरुस्त हो, और एज आई सेड मैं समझता हूं कि पीटीआई की जो अक्सर जारहाना और मिस टाइम्ड और गलत पॉलिसियां हैं वो इमरान की पॉलिसियां हैं, वो पीटीआई की कोई पॉलिसियां नहीं है। इमरान जो कहता है वही पॉलिसी होती है। मैं ये कह रहा हूं कि इन हालात में जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बर्डन है, बेहतरी का जो बर्डन है, वो ताकतवर एक्टर पर है। मैं समझता हूं चूंकि इमरान और पीटीआई हैज बीन एट द रिसीविंग एंड फॉर अ गुड 2 years नाउ, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बर्डन है या जो हमारा प्रेशर होना चाहिए, वो जो इख्तदार में है, जिनके पास ताकत है, तो उनकी तरफ से भी मुझे कोई ऐसी वो नजर नहीं आती। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई ये लोग पाकिस्तान के खैरख्वाह है, उनको सोचना ये होगा कि 2028 या 29 में अगर ये रिपीट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट ऑफ इसकी रिपीटेशन के तो और कोई तरीका नहीं है, 2024 रिपीट करते हैं, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, दैट इज समथिंग हर जिम्मेदार पाकिस्तानी, हर रिस्पॉन्सिबल शहरी पाकिस्तानी, हर रिस्पॉन्सिबल रहनुमा को सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि आई वुड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान प्लंजिंग इनटू अ सिविल वॉर, अगर हम 28-24 वाला जो सारा तरीकाकार है, 23-24-25 वाला, वो 28-29 में रिपीट करते हैं, या फिर शायद इमरान को कोई एलिमिनेट कर दें। अल्लाह ना करे, आई थिंक ऐसा होपफुली तो नहीं होगा। नहीं सर होगा लोगों तो की शॉर्ट ऑफ हाँ। दैट फिर ये बात यहां तक जाएगी। और अब ये जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क्यादत है, अगर ये वाकई फिक्र रखते हैं, तो उनको फिर सोचना चाहिए कि ये इसका मुनासिब हल क्या है, और उसके लिए जाहिर बात है उनको कंसेशंस ऑफर करने होंगे। आई एग्री, द बेस्ट वे आउट यही है कि जिस तरह स्कूल में लड़के बैठते हैं कि भाई एक चमाट तूने मारी, एक चमाट मैंने मारी, बराबर इक्वल हो हो गया। गए, आइंदा वादा हाँ, करते हैं एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाएंगे। बट इतनी पॉलिटिकल विल जो है वो ना इस साइड दिखाएगी ना उस साइड दिखाएगी। ये बात है। वो साइड इंसिस्टेंट है कि हम कल भी सही थे, हम आज भी सही हैं और हम ही सही हैं, और अब हम जब वापस पावर में आएंगे तब हम सारे बदले लेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि अब जो इनके साथ हो रहा है ये उनका बदला है। तो अगर आई बदला 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 पूरी खेलना है तो बस फिर जलो मरो। और जो आपने बात की, आई एग्री विद दैट, दैट इमरान खान की वो एक रियलाइजेशन है कि मैं नहीं तो न्यूक्लियर बॉम्ब मार दूं इन लोगों पर। सर लोगों के सवाल थे, लेट्स ट्राई एंड रन थ्रू दिस। अच्छा, हाउ विल पाकिस्तान यूएस मिनरल डील लाइकली इम्पैक्ट बलूचिस्तान एंड एक्स फाटा? हाउ डू यू व्यू द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन? इसका जवाब दूं? जी सर। अच्छा, मैं समझा आप आगे पढ़ रहे हैं कोई और। नहीं नहीं सर।
जी, मैं समझता हूँ जो मिनरल डील है उसका बलूचिस्तान के सियासत पे मनफी असर पड़ेगा। एक उसकी डोमेस्टिक, दूसरा उसकी जो रीजनल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है। डोमेस्टिकली ऐसा है कि बलूचिस्तान में जो मिनरल बिल पास हुआ है, मिनरल्स के हवाले से जो वफाक की पॉलिसियां हैं, वो हिस्टोरिकली बलूचिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का एक सबसे बड़ा ड्राइवर रही है। तो अब उनको हल करने की बजाय वफाक ने जिस तरह से अपने पपिट्स के थ्रू वहां पे ये मिनरल बिल पास करवाया और एग्रीमेंट्स करवा रहे हैं, तो उससे अवामी वो जो है वो दोबारा गुस्सा बढ़ के अब वो सियासी जमातें जिन्होंने वोट दिया तो वो भी अब पीछे हट गई हैं सारी। तो मैं समझता हूँ इन हालात में अवामी उसके बजाय अगर इसको इसी तरह ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू बुलडोज किया जाएगा, तो इससे जो इंसर्जेंसी, बलोच इंसर्जेंट्स का नैरेटिव है उसको तकवीत मिलेगी और कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई होगा। दूसरा जो इसका इम्प्लीकेशन है वो ये कि आई थिंक इस पे चाइना के भी कंसर्न्स होंगे। और खासतौर पर अभी ये जो पसनी जैसी बातें हो रही है, 150 किलोमीटर में ग्वादर है, तो उससे बलूचिस्तान एक दफा फिर एक रीजनल ग्रेट गेम का मरकज बन सकता है। और अनफॉर्चुनेटली जिसकी कीमत बलूचिस्तान के लोगों को अदा करनी होगी। तो मैं समझता हूँ उसका मनफी असर पड़ेगा। व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन बलूचिस्तान? आप बात ले ही आए हैं बलूचिस्तान पे दोबारा। मैं शुजा उल इस्लाम लाए हैं ये बात। अच्छा, शुजाउल इस्लाम साहब लाएं जी। हाँ। करंट सूरत हाल बलूचिस्तान में काफ़ी बुरी है। और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के बलोच इलाके हैं वहाँ पे इंसर्जेंसी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। रियासत जो है वो ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रही है टू काउंटर इट। लेकिन उसकी चूंकि पॉपुलर सपोर्ट इतनी है, तो उससे उस पे वो सिक्योरिटी सेंट्रिक मेजर से अकेले उस पर काबू पाना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। और सियासी जो हुकूमत है उसकी लेजिटिमेसी जो है वो है नहीं, वो तो एक मसनूई मैन्युफैक्चर्ड गवर्नमेंट है। तो बलूचिस्तान के हालात बुरे हैं, बस हम दुआ ही कर सकते हैं। Ask him about Pakhtun situation in Balochistan, as recent Ayaz Achakzai podcast on TP gave a perspective that Balochistan is more in dominance of Baloch elite and discrimination between Pashtuns and Baloch in Balochistan is approximately similar to the discrimination between Baloch and Punjabi in Pakistan. नहीं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही तल्ख बात है और ये बेबुनियाद बात है। यस, बलूचिस्तान में बलूच पश्तून कंपटीशन है और रिसोर्सेज, जॉब्स की तकसीम, वसाइल की तकसीम, इसी तरह फंड्स की तकसीम। लेकिन ये कहना कि कोई बलूचिस्तान में उधर पश्तून कोई सबजुगेटेड या एक कॉलोनाइज्ड उसकी तरह रह रहे हैं, ये गलत बात है, ये दुरुस्त बात नहीं है। यस, बलूचिस्तान में चूंकि जो पॉपुलर ये डेमोक्रेसी है उसमें बलोच आबादी जो कि बेरली मोर देन 50% है, उसका मतलब ये है कि उधर पॉलिटिकल वो हमेशा एक पलड़ा भारी रहता है बलोच आबादी का। लेकिन बलूचिस्तान में चूंकि हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट्स आती रही हैं, तो कोलिशन गवर्नमेंट्स के जहाँ नुकसानात है वहाँ उसका एक फायदा ये रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट में कुछ उसमें कमी बेशी आती रहती है, लेकिन उसमें पश्तून बेल्ट के पार्टनर्स हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट में वो साथ होते हैं। तो वो जिस जिन डेवलपमेंट फंड्स की बात होती है, 15-20 साल तक तो वो पश्तून मिनिस्टर के हाथ में थी। तो वो इस तरह से नहीं होता, वो बड़ी म्यूचुअल बार्गेन होती है। आ, उस पे बजाय मैं समझता हूँ ज्यादा वो ये बात कि ये पश्तून बलोच का भी वो ज्यादा मसला नहीं। हाँ, उस पे ये बड़ी अहम और मुनासिब बात है कि जिस तरह बलूचिस्तान या सूबों के जो नुमाइंदे वफाक से एनएफसी में बात करते हैं कि फंड्स की हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स के लिए एक मल्टी फैक्टोरल क्राइटेरिया बनाए, सिर्फ आबादी की बुनियाद पे ना करें। इसी तरह बलूचिस्तान में या बाकी सूबों में ये दो बातें जरूरी है कि जो तरक्याती फंड्स हैं वो एमपीए या उसकी उसकी बजाय सिर्फ वो 3-4 क्राइटेरिया पे बेस्ड एक फार्मूला होना चाहिए, जिसमें गुर्बत, जिसमें आबादी, जिसमें एरिया, जिसमें करंट लेवल ऑफ पॉवर्टी, इनको वेटेड एवरेज लेके इलाकों में फंड तकसीम किया जाए, ताकि जो डिस्क्रेशन है कि जो वजीर आला या वजीर आता है वो अपने मनपसंद लोगों को नवाजता है, तो वो डिस्क्रेशन खत्म हो। दूसरा, इसी तरह लोकल बॉडीज को जो फंड दिए जाते हैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बना के, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के क्राइटेरिया हैं वो भी ये होने चाहिए। तो उससे ये बहुत सारे ना जो ये तासुर है कि बलोच इलाकों में फंड गए या पश्तून इलाकों में, वो जायल हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे मोटे वो होते रहते हैं, लेकिन
ये इतनी बड़ी बात करना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। और हिस्टोरिकली ये बात भी कहना, शायद बहुत सारे पश्तून वो इस पे नाराज हो जाए। हिस्टोरिकली जो कॉलोनियल पीरियड में बलूचिस्तान में ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट्स थी, चूंकि जो ब्रिटिश बलूचिस्तान का एरिया था, जो प्रिडोमिनेटली पश्तून एरिया था, वो डायरेक्टली गवर्नड था। जो बलोच एरियाज थे, वो कलात स्टेट और उसकी प्रिंसिपैलिटीज थे, वो इनडायरेक्टली गवर्नड थे। जो डायरेक्टली गवर्नड एरियाज थे, वो चूंकि अफगानिस्तान तक जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे ब्रिटिश के, उनके तहफुज करनी थी, उधर ब्रिटिश ने जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की वो उधर ही की। और जो ट्रेडिशनल बलोच हिंटरलैंड था, उधर तो कोई ब्रिटिश ने इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है। सो एक तरह से पाकिस्तान बनते वक्त नॉर्थ बलोचिस्तान, जिसमें पश्तून बेल्ट भी आता है, बलोच बेल्ट के भी कुछ इलाके आते हैं, जिस तरह नोशकी, चागी, मस्तुंग और नसीराबाद, ये दे इनकी जो बाकी बलोच इलाके हैं, उनसे ज्यादा इधर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था। ट्रेड की डेवलपमेंट, मार्केट्स की डेवलपमेंट हुई हुई थी। तो एक तरह से तो हिस्टोरिकली जो सेंट्रल बलूचिस्तान, सदर्न बलूचिस्तान ज्यादा डिप्राइव्ड रहे हैं उस हवाले से। तो मैं समझता हूँ ये सियासी जमातें या पश्तून बलोच कौम परस्तों के जो वर्कर्स हैं, वो इन छोटी चीजों पे एक दूसरे पे बिला वजह इल्जाम लगाते हैं। वो इसके डीपर स्ट्रक्चरल उसको नहीं समझते, जिसकी वजह से फिर वो ऐसी बातें करते हैं। आई थिंक कभी आप इस्लामाबाद वापस आए तो फिर एयाज चकज़ई के साथ बैठ कर ये गुफ्तगू करेंगे। लोगों के बहुत सवाल थे, आपके पास 15 सेकंड ये है हर यहाँ से जवाब के मेरे लिए। अच्छे ताल्लुकात है। मैं मैं कोई खराब अब करूंगा ना, आप वेट करें, आप दोनों को बिठा कर ये ताल्लुकात बर्बाद करूंगा मैं। रोड मैप एडवाइस फॉर अदर स्टूडेंट्स हु आर इन इंटरमीडिएट सो दे कैन गेट इनटू ऑक्सफोर्ड फॉर देयर मास्टर्स। ये तो भाई कैरियर काउंसलिंग का एक अलग सेशन होगा, अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ। वैसे ही मेहनत करो लड़के, क्या कुछ 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 आपके पास टिप है क्या? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी कोई जादुई जो है चिड़ी नहीं है, ना कोई मैजिक वॉन्ड है कि मैं कोई बता सकूं। बस मेहनत आ, करें और किसी ने पूछा अल्लाह है पर टीटीपी भरोसा का रखें। सोल्यूशन क्या है। आई थिंक वो तो हमने अच्छा खासा डिस्कस कर लिया। इन वन ऑफ योर प्रीवियस पॉडकास्ट ऑन टीपी वी यू सेड वी हैव पास्ड बियॉन्ड द स्टेट of cooperation between the state and Balochistan. How do you assess the situation now? जी, मैं तो हमेशा ये पिछले एक साल से कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में तो बात जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गई है या पहुंच रही है। बहुत शॉर्ट ऑफ ड्रास्टिक मेजर्स बलूचिस्तान के हालात अब सीधे नहीं हो सकते। या तो आप सबको मारना पड़ेगा, आप मारना चाहें तो। वो Comments तो मेरे on comments on the Zehri situation and media coverage. मुझे ज़्यादा जेरी के सिचुएशन की ग्राउंड वो नहीं है उस पे, चूंकि मेरा खुद इस वक्त ग्राउंड पे एक्सेस नहीं है और उधर इंटरनेट और उसके भी बुरे हालात हैं। बट अपेरेंटली ये है कि वो तकरीबन एक महीने बलूच इंसर्जेंट्स के कब्जे में था, और फिर पिछले 2-3 हफ्तों से पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। What is the Pakistani state trying to achieve through keeping Maharang Baloch in captivity? पता नहीं, ये तो पाकिस्तानी स्टेट ही State बता से सकते पूछें। हैं। What does the हाँ, Indian reopening of Afghanistan embassy mean for Pakistan? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और जिन लोगों ने रिवायती अफगान पॉलिसी बनाई है, उनके लिए एक जरा शर्मिंदगी वाली बात है। बाकी तो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, उसकी मर्जी, वो जिसके साथ ताल्लुकात बनाए, एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तान या किसी और नेबर के खिलाफ कोई उस पर ना बेस्ड हो। हमें ज़्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए, हमें अपने अंदरूनी उस पर ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। You often criticize parliamentary system in context of Balochistan governance system and you're a proponent of presidential system. My question is how can the state change its system just for one province and how it is pragmatic while Balochistan have 20 seats in the यही तो मसला है 20 सीट्स वाला। आई डोंट थिंक आपने कहा मैंने बलूचिस्तान का प्रेसिडेंट होना चाहिए। मैंने कभी ये नहीं कहा, और ना ही मैंने हाँ। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हिमायत की है, ऐसी बात मैंने नहीं की है। मैं हाँ। कहता हूं कि जो मेजोरिटेरियन फेडरल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना होगा, और उसके दो तरीके हैं। या तो सेनेट को कौमी असेंबली के बराबर इख्तियारात दे दें, या फिर आप जो प्रोविंशियल बाउंड्रीज है उनको रीऑर्गेनाइज करें, और ये जो हेजेमनी है एक फेडरेटिंग यूनिट की, उसको डाइल्यूट करें। और दूसरा, इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। जो दूसरा पार्ट है ना उनका, कि बलूचिस्तान के लिए कोई खसूसी, ये कोई ऐसी बात नहीं। दुनिया में हर फेडरल मुल्क में तकरीबन एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म के अरेंजमेंट है। कश्मीर में आर्टिकल 1370 क्या था? एक एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म ही था ना, कि आप ऐसे
इलाके जिधर कोई तारीखी कॉन्फ्लिक्ट या वो, उसको आप अलग तरीके से डील करते हैं। फ्रांस में जो क्वेबेक्स है, उधर उनके लिए उनकी स्पेशल ऑटोनॉमी अरेंजमेंट्स हैं। स्पेन में कैटलोन्स है, उनके लिए इसी तरह की। तो ये इंडिया में बहुत सारी, तकरीबन हर फेडरल मुल्क में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की मिसालें मौजूद हैं। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म से मुराद ये कि आप एक टाइनी माइनॉरिटी के लिए या एक ऐसा तारीखी तौर पर डिसम्पावर्ड, डिसइनफ्रेंचाइज ग्रुप के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं, यूनिक अरेंजमेंट करते हैं, जो नेसेसरली बाकी मुल्क में अप्लाई नहीं होते हैं। किसी ने एक बड़ा लंबा कमेंट लिखा है, बट बेसिकली कि 1973 से कोई डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है बलूचिस्तान की, बट हाल ही में तो हाल बहुत ही बुरा हो गया है। तो इस सिनारियो में वेर ओनली अ फ्यू बेनिफिशरीज एंड करप्ट माफिया सीम कंटेंट, इज इट ट्रूली पॉसिबल टू गवर्न इंटायरली विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लेजिटिमेसी? इफ सो, हाउ लॉन्ग कैन अ गवर्नमेंट सस्टेन इटसेल्फ थ्रू फोर्स अलोन? इसका जवाब सादा नो ही है। और हम्म। मेरे ख्याल से ताकत के इस्तेमाल पे ज़्यादा देर तक निज़ाम चल नहीं सकता। हम्म। और ताकत के इस्तेमाल का ही नतीजा ये है कि फिर दूसरी तरफ भी ताकत को जो है वो एक फ्यूल मिलता है। ये इसी से लिंक था कि इन बलूचिस्तान में द सिस्टम इज entirely हाइब्रिड, द इंस्टीट्यूट स्टिल hasn't succeeded, is it due to security failure? यही जवाब है कि सिर्फ ताकत से नहीं हो सकता. हम्म। If non-violent organizations are crushed by government and it is ready to sit with Balochistan Yekjati Committee, is there any anticipation that non-violent people of BYC will also respond? I don't think the establishment thinks BYC is non-violent. उनके पर्सपेक्टिव से तो सभी वायलेंट है. उनके हिसाब से तो हम्म. सब गद्दार है। हाँ, तो मुल्क में बलूचिस्तान में कैसे पीस और ट्रस्ट कैसे रिस्टोर होगा? ये तो मेरे ख्याल से आपके जितने पिछले पॉडकास्ट है हमारे, उसमें हाँ. हम ये बातें कर चुके हैं, वो ही देख लें। और उन्हें दोबारा रिपीट करने का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये आपने फेसबुक पे दिए हुए हैं, मैं चूंकि सोशल हर मीडिया यूज नहीं जगह करता। हर जगह. What if the USA gets the Pasni port in Balochistan? What could be the pros and cons for nationalists Pakistan, China, Iran, and Afghanistan? ये अच्छा सवाल है। क्विकली मैं मुख्तसर इतनी बात करूंगा। हम्म. देखिए, पहले ये बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान में भी ना, ये जो गवादर और पसनी या डीप सी पोर्ट की पोटेंशियल वाली बात है, ये काफी एग्जैजरेटेड है। ग्वादर या पसनी का जो पोटेंशियल है, तीन पोटेंशियल है थियोरेटिकली स्पीकिंग। एक, रीजनल ट्रेड का हब बनना, कि सेंट्रल एशिया लैंड लॉक्ड है, अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, वेस्टर्न चाइना लैंड लॉक्ड है, ये इधर आप शॉर्टकट रास्ता प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आर्गुमेंट ये कि बायलैटरल ट्रेड, कुछ मुल्कों के साथ, गल्फ या उनके साथ जो पाकिस्तान की कोई भी तिजारत हो, तो ये रास्ता जरा हॉर्मुज के करीब है तो शॉर्टकट पड़ता है। तीसरा है ट्रांसशिपमेंट ट्रेड। अब मेरे नजदीक जो बोथ ग्वादर और पसनी के ये जो पहले दो पोटेंशियल है, जिस पे सारी पाकिस्तान में नैरेटिव बना हुआ है ना कि रीजनल ट्रेड है, सेंट्रल एशिया लैंड लॉक्ड है और वेस्ट चाइना लैंड लॉक्ड है, मैं समझता हूँ ये शॉर्ट टर्म में या इवन मीडियम टर्म में रियलाइज नहीं हो सकता। उसकी वजह दो तीन बुनियादी बातें। नंबर वन, सिक्योरिटी के हालात बलूचिस्तान में नहीं, इस पूरे रीजन में। ईरान का वो हिस्सा हमारे करीब है जिधर जो जिधर रिलेटिवली अमन कम है। अफगानिस्तान का सदर्न पार्ट इधर करीब है जिधर अमन नहीं है। पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट, तो ये तो बंदूक के साए तले जो है कोई रीजनल ट्रेड नहीं होती। तो सिक्योरिटी नंबर वन। नंबर टू, जो इस वक्त ग्वादर और पसनी की जो हिंटरलैंड कनेक्टिविटी है, यानी पाकिस्तान के बड़े शहरों के साथ जो फिजिकल कनेक्टिविटी है, वो इस काबिल है ही नहीं कि उस पर कार्गो ट्रैफिक चलाया जा सके। एक मौजूदा रास्ता है, दो रास्ते जो कनेक्ट करते हैं, NA-85 होशाब, जो क्वेटा और फिर पंजाब और पेशावर से कनेक्ट करते हैं, उस पे वो एक सिंगल रोड है, उस पे कोई कार्गो ट्रैफिक वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। दूसरा जो है आपका जो कोस्टल हाईवे है। तो ये दो कनेक्टिविटी है। आपको कनेक्टिविटी ज्यादा उसके लिए चाहिए, रेल या उसकी उसकी बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट्स उसके लिए चाहिए। पाकिस्तान ने रेकोडिक या बैरिक गोल्ड के साथ भी ये कोशिश की है कि वो दालबंदीन से ग्वादर तक वो बनाए, या पसनी या ग्वादर तक रेलवे लाइन बनाए। उसकी कॉस्ट ही इतनी है। और आज भी, यानी जो मिनरल रिच रीजन है, अभी पसनी के लिए भी तो लॉजिक यही है, वो मिनरल रिच रीजन आज भी ग्वादर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। आपको ना यू लंबा जाके खारान पहुंच के बसीमा से सुराब और खारान के रास्ते से आना पड़ता है। तो 15 घंटे ऑन एवरेज लगते हैं इस वक्त ग्वादर से चागी या दालबंदी पहुंचने के लिए। सो ये
कनेक्टिविटी इज अनदर मेजर चैलेंज जो उसको competitive। और तीसरा फिर पोर्ट को कामयाब बनाने के लिए कनेक्टिविटी के साथ साथ एक वाइडर इकोसिस्टम चाहिए होता है, और ट्रैफिक चाहिए होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बनता है। वो इस वक्त ना ग्वादर में है, जहां पे हम 25 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पसरी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका पोर्ट कासिम या कराची पोर्ट या बंदर अब्बास से compete करना वो बहुत ही मुश्किल काम है इन हालात में, जब तक ये मेजर हर्डल्स ना हो। इस पे मैं ये कंक्लूड करूंगा कि आप इससे अंदाजा लगाएं, मुल्तान, क्वेटा, लाहौर, पेशावर का जो इंपोर्टर है, ग्वादर पोर्ट आपको पता है इस वक्त ऑपरेशनल है। ग्वादर पोर्ट में जितने पोर्ट रिलेटेड चार्जेस है तकरीबन सब उन्होंने या वेव कर दिए, चाइनीज कंपनीज ने, या एग्जेम्प्ट कर दिए। कराची में इस वक्त डेमोरेज चार्जेस लगते हैं, क्लियरेंस डिले होती है, सामान टूट जाता है, रश है। उसके बावजूद पाकिस्तानी इंपोर्टर ग्वादर पोर्ट को यूज करने के लिए तैयार नहीं है, लेट अलोन कि अब चाइनीज या सेंट्रल एशियंस अब जो है इधर से करेंगे। तो वो शॉर्ट और मीडियम टर्म में रियलाइज होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये पसनी वाला आइडिया काउंटर प्रोडक्टिव है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस और जो कुछ पिछले कमेंट में मैंने शेयर किया। How to engage locals against terrorism and deter them from aiding insurgents against the state? जी देखें, उसका तो पहले ही है कि लोकल्स के जो ग्रीवेंस है उनको एड्रेस करें, और फिर जो ऑटोनमी है, सूबाई हुकूमत, सूबाई खुद मुख्तारी, वो उनकी नुमाइंदगी जो है वो उनको दे, जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स को आने दें, उनको स्टेक दे इस निज़ाम में, सियासी इक्तसादी स्टेक दे। उनको ये अ, यकीन आ जाए कि वो भी मालिक है इधर के, वो भी एक बराबर के शहरी है। तो मैं समझता हूँ ये इंसर्जेंसी जैसी मूवमेंट्स पर खुद ब खुद जो है वो वीकन हो जाती है। Working under majburi in corrupt institutions. So, how to keep moral conscience alive? ये तो बड़ा अखलाकी किस्म का सवाल है, और मैं समझता हूँ ये मुश्किल सवाल है। इस पे एक तरह से मैं ये भी समझता हूँ कि लोगों की मजबूरियां भी होती है, सो आई डोंट जज देम, आई डोंट वांट टू जज पीपल। और दूसरा ये भी है कि कभी कभी बंदे को गुस्सा भी आता है कि हर कोई जो है वो प्रैग्मेटिज्म और अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में जो है, कोई किसी का दीन ईमान नहीं होता और वो नहीं होता। बट आई थिंक ये मेरी अपनी वो ये मैं तो ये इंडिविजुअल एथिक्स का मसला नहीं है, इसमें डीपर इन्वायरमेंटल इश्यूज का मसला। ये वही बात है पाकिस्तानी अवाम पे जब हम करते हैं ना कि जी ये किसी उसकी, तो यही पाकिस्तानी जब यूरोप जाते हैं, गल्फ जाते हैं, पर रूल ऑफ लॉ भी फॉलो करते हैं, ट्रैफिक लाइट भी फॉलो करते हैं, कानून की पाबंदी भी करते हैं, और तरक्की भी कर जाते हैं, हमारे मुल्क में नहीं करते हैं। तो उसकी वजह मैं फिर इनके शख्सी वैल्यूज पे नहीं डालूंगा, वो देख रहे कि हुक्मरान भी नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों करेंगे। तो पूरा निजाम ही जिधर गड़बड़ हो, उधर फिर इंडिविजुअल एथिक्स वाली अप्रोच जो है, मैं नहीं समझता कि वो एक मुनासिब तरीका है लोगों और को कोई जज फायदा करने। भी नहीं है, मैंने वो रास्ता लिया है और जिल्लत के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो भाई, इंजॉय करें, एसी बने, डीसी बने, लोगों को सुनाएं, उनकी रेडियां उल्टाएं, फिर जाके एसी के कमरे में एक पोस्ट डालें लिंक्डइन पर। क्या आपको लगता है ब्यूरोक्रेट्स की ज़िंदगी आसान है? बहुत मुश्किल है। तो वाहवाह भी मिलेगी आपको, लोग बुलाएंगे भी, तारीफें भी होंगी। फिर आप रिटायर होके किसी और मुल्क भी जा सकते हैं, लेक्चर्स भी दे सकते हैं, किताबें भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छी लाइफ है। ये मत पढ़ो लोगों की बातों में, मॉरल्स वॉरल्स कुछ नहीं होते, पार्टी करो जिंदगी में, खुश रहो। हाँ ये और बात, हर कोई अपने हालात के हिसाब से फैसला करे। हाँ हाँ, इंजॉय करें लाइफ में, लाइफ में इंजॉय करना होता है, ये मॉरल वॉरल जो है। मॉरल और दूसरा दोनों, मॉरल भी और इनकलाबी भी। बहुत सारे हमारे नौजवान फिर बेचारे मुख्तलिफ इनकलाबों में अपनी जान दे देते। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कोई भी इनकलाब हो, हाँ। इस हद तक ना जाए कि जान देनी पड़े। जान के बगैर इनकलाब क्या? क्या एग्जैक्टली exactly? नहीं तो फिर अगर तो या तो करो या तो ना करो, मतलब भगत जान सिंह है भी। तो फिर इनकलाब है, जान नहीं, है। पर आप देखें वो भगत सिंह, चे गुवेरा, कौन ऐसा इनकलाबी है जो जिंदा रहा है तो हमने उसको याद किया है? इनकलाबी तो वही जो मर गया। हाँ नहीं, और फिर बड़ी रुतलेस होती है मूवमेंट्स या तहरीकें। हाँ। वो फिर एक तो ये हो ना कि इनकलाब, कोई ऐसा इनकलाब हो अगर उसमें आपको ये तसल्ली हो कि मेरी कुर्बानी से जिस आइडियोलॉजी, जिस मकसद के लिए मैं लड़ रहा हूं, उस तरफ बात बहुत आगे बढ़ेगी। कोई
बड़ा जो है वो आएगा, बड़ी तब्दीली आएगी, फिर भी उसका सेंस बनता है। यहाँ पे तो अक्सर बट ऐसे ये होता है, वो कोलेटरल डैमेज ही होते हैं बेचारे। बट ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? वो जिस आदमी ने अपने आप को जलाया था, जो मॉन्क था, उसको तो नहीं पता था ना कि वो जिंदगी भर वो तस्वीर हम्म। याद रखी जाएगी। या अगर लेट्स से हसन निसार को कोठरी में मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान की रियासत को क्या ही फर्क पड़ा है? अगर भगत सिंह को हम याद करते हैं, वो वाहिद भगत सिंह, तो वो वाहिद 3 लोगों को तो फांसी नहीं लगी ना, वो तो कई 100 लोगों को फांसी लगी है जिनका हमें नाम भी नहीं पता। तो हाँ, आपको पता तो नहीं हो सकता। अगर तो इतना पुल है कि आपको वाकई लगता है कि मेरी जिंदगी से बढ़कर है ये कॉज, जाएं बिस्मिल्लाह करें, बड़ी बट किसी के हिम्मत है, कहने पे मत मतलब। करें। हाँ, हम उनको सलाम, मतलब अप्रिशिएट कर सकते हैं। नहीं नहीं, बस इसमें डिपेंड करता है ना, कॉज भी तो ठीक है, पता चला कोई गलत कॉज से लिए जाके पढ़ रहे हैं, हम क्यों अप्रिशिएट करें उसको? बिल्कुल। सो या एज लॉन्ग एज आपका और हमारा कॉज कोई सिमिलर है या सही है, तो ठीक है, हम अप्रिशिएट करेंगे। बट हाँ, जनरली रवि भाई ठीक कह रहे हैं भाई, खुदा का वास्ता है, किसी और की मूवमेंट के लिए, किसी और की कॉज के लिए जाकर अपनी जिंदगी ना तबाह करो, ना बर्बाद करो। या फर्स्ट मेक इट देन मैटर। हाँ। सर, थैंक यू, आपने आज हमें वक्त चलेगा। दिया। कई लोगों ने बोला है कि आते जाते रहा करें, मैं भी आपको यही कहूंगा, आते जाते रहा करें। नहीं नहीं, आएंगे इंशाल्लाह। अभी जरा पीएचडी की मसरूफियात अरे, खत्म हो तो आपने धीरे कोई धीरे कोई नई आप उसके किताब लिए। देना चाहते हैं हमारे बच्चों को जाते जाते रिकमेंडेशंस में? किस किस उस पे किताबें जो थोड़ा चाहें, बताओ। आजकल कुछ आपने रिसेंटली पढ़ा हो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम आई हाँ, थिंक, वो हमने की नहीं, उसके हाँ बाद वो तो। हमने किया नहीं, और बड़ी शिकायतें भी आई लोगों की। अच्छा। तो हाँ, नहीं, वो करने चाहिए, हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, बल्कि बुक तो अब पीएचडी के उसमें हर महीने जो है नई नई वो पढ़ी जा रही है, और हम्म, बड़ी मजेदार किताबें हैं उसमें। तो है कोई अभी। आपके आज की जाते जाते रिकमेंडेशन? हाँ, जाते जाते हैं, बल्कि दो रिकमेंडेशंस है मैं जो मैंने पढ़ी है। एक एक का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, तारीख, दूसरे का बलूचिस्तान से है। दोनों बहुत अच्छी किताबें, और एंड आई एम सरप्राइज्ड के पाकिस्तान प्रॉपर में तो छोड़े, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कि किसी डिस्कोर्स में इन किताबों का जो है वो जिक्र ही नहीं है। एक है खैबर पख्तूनख्वा पे ये किताब है, 70s में लिखी गई है। और यार मुझे नाम भूल जाते हैं, मैं अभी साथ साथ देखता हूँ। ये रिटनबर्ग ऑथर है, और इन्होंने बेसिकली जो लास्ट डेकेड्स ऑफ कॉलोनियल रूल है, और उसका, और फिर खुदाई खिदमतगार की तहरीक कैसे इमर्ज हुई, तो इस पे लिखी है, और बहुत अच्छी प्रॉपर एकेडमिक किताब है। और इतना मैंने इसका ना जिक्र उधर डिस्कोर्स में नहीं सुना। मैं इसका नाम बता देता हूँ कि हम इसका डाल नाम। देंगे, मैं इधर तस्वीर डाल दूंगा, आप मुझे भेज हाँ, दीजिएगा। ये रिटनबर्ग, खैर मैं आपको भेज दूंगा। एक तो ये हम्म। किताब है। हम्म। दूसरी जो है अ, बलूचिस्तान पे एक बहुत अच्छी किताब, ये मैंने पहले इसका पेपर पढ़ा था, लेकिन किताब मैंने नहीं पढ़ी थी। और आई एम इम्प्रेस्ड कि वो तो बड़ा अच्छा काम करके गया है, 60s 70s में ये किसी ने लिखी है। हाँ, ये है 100 Years ऑफ बलूचिस्तान। ये फ्रेड शोल्स एक बंदा है जिसने 70s में ये किताब लिखी है। बहुत अच्छी किताब है इसने, मतलब ये वो प्रॉपर एकेडमिक एनालिसिस इसमें हुआ है। बाकी अक्सर आपको मिलते हैं किताबें ना डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव है, बस तारीख की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वो चल रहा है। तो ये दोनों बहुत अच्छी किताबें मैं समझता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तारीख, सियासत को, इकोनॉमी को समझने के लिए ये बहुत अच्छा तारीखी पर्सपेक्टिव देते हैं। मैं दोनों का नाम और वो आपको भेजूंगा, मुझे वो एग्जैक्ट टाइटल याद नहीं है। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया, एंड थैंक यू लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद।